डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट। बेटा जून 21 की बात करें या दिसंबर 21 की बात करें, जिसका जो भी अटेम्प्ट हो बेटा आपका, इसके लिए एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट 2020, प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। तो जून दिसंबर जिसका जो भी अटेम्प्ट है दोनों के लिए सेम रहेगा, फाइनेंस एक्ट 2020, प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। तो जून में बेटा एग्जाम होने की वैसे तो पॉसिबिलिटी है। इन केस जून में एग्जाम नहीं होते, दिसंबर में एग्जाम होते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स की दोबारा अमेंडमेंट क्लास देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 20 एप्लीकेबल है। वो सारा का सारा मैं यहाँ कंप्लीट करूंगा ही। ठीक है, हाँ जी सर। नंबर वाइज स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। नंबर 1 अमेंडमेंट है रेजिडेंशियल स्टेटस में, और मैसिव अमेंडमेंट है बेटा 1961 के बाद फर्स्ट टाइम इस टाइप से अमेंडमेंट आई है। रेजिडेंशियल स्टेटस वो भी इंडिविजुअल का चेंज हुआ है। इंडिविजुअल के अपने पास 3 टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं। एक होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, एक होता है रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, एक होता है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट कब होता है? व्हेन ही सेटिस्फाइज टू any one of the basic condition, any one of basic condition and satisfies both of the additional condition। बेसिक कोई एक सेटिस्फाइड करे, एडिशनल दोनों सेटिस्फाइड कर दे, वो होता है आर एंड ओ आर। ये पहले भी लो था, ये अब भी लो है। आर एंड एन ओ आर कब होता था? व्हेन ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड सेटिस्फाइज वन और नन। तो राइटिंग समझ में ना, रिपीट करवा लेना। सेटिस्फाइज वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन। तो होता था बेटा ये आर एंड एन ओ आर। एन आर होता था, माइक को म्यूट करो बेटा, एक बार डिस्टर्ब कर रहा है माइक। रियल में जो भी डिवाइस है इसका भी म्यूट कर बेटा इसको। एन आर होता था व्हेन ही डज नॉट सेटिस्फाइज any one of the basic condition। तो कोई एक बेसिक कंडीशन और जो दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे, आर एंड ओ आर। बेसिक कोई एक कर पाए, एडिशनल कोई एक या कोई भी ना कर पाए, आर एंड एन ओ आर। नॉन रेजिडेंट होता था जब वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड ना कर पाए। अपने पास याद हो बेटा, 2 बेसिक कंडीशन होती थी, 2 एडिशनल कंडीशन होती थी। एक बार तेजी से बोलो, पहली बेसिक कंडीशन क्या होती थी? पहली बेसिक कंडीशन वो करंट ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। करंट ईयर आपके सिलेबस में 20-21, तो पहली बेसिक कंडीशन थी वो 20-21 में, सुनने पे ध्यान देना, 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। सेकेंड बेसिक कंडीशन होती थी 20-21 में, वो 60 दिन या उससे ज्यादा के लिए होना चाहिए, एंड पहले के 4 सालों में वो 365 दिन या उससे ज्यादा के लिए होना चाहिए। तो ये 2 बेसिक कंडीशन थी। फर्स्ट, करंट ईयर में 182 डेज और मोर। सेकंड, करंट ईयर में 60 डेज और मोर, और पास्ट 4 ईयर में 365 दिन या उससे ज्यादा। फिर उसके बाद 2 एडिशनल कंडीशन होती थी। पहली एडिशनल कंडीशन होती थी करंट ईयर को छोड़ के पास्ट के 10 साल देखो, पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल वो क्या होना चाहिए बेटा? रेजिडेंट होना चाहिए। और सेकेंड एडिशनल कंडीशन होती थी करंट ईयर को छोड़ के पिछले 7 साल देखो, पिछले 7 सालों में वो 730 दिन या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। तो ये 2 बेसिक कंडीशन पढ़ाई जाती थी बेटा, और 2 एडिशनल कंडीशन पढ़ाई जाती थी। उसके बेसिस पे हम क्या निकालते थे? रेजिडेंशियल स्टेटस। और फिर 3 सिचुएशन अगर याद आ रहा हो, हम ऐसे ही पढ़ते थे जहां पर केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखते थे 182 दिन वाली। अगर वो 182 दिन या उससे ज्यादा है तो रेजिडेंट होता था,
अगर वो 182 दिन से कम है तो वो नॉन रेजिडेंट होता था। वो 3 सिचुएशन कौन कौन सी होती थी बेटा? नंबर 1, इंडियन सिटीजन जो आउटसाइड इंडिया जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखते थे, अगर 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में है करंट ईयर में तो रेजिडेंट, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट। सेकेंड कंडीशन होती थी एक इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो आउटसाइड इंडिया रहता है और इंडिया में आता है विजिट के लिए, तो इस केस में बेटा 182 दिन कंसीडर होते थे। सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करते थे। और थर्ड कंडीशन होती थी कोई इंडियन सिटीजन शिपिंग कंपनी में काम करता है एज ए क्रू मेंबर। तो इन 3 केसेस में केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखी जाती थी, इंडियन सिटीजन वेंट अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। नंबर 2, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो रहता बाहर है पर इंडिया में विजिट के लिए आता है। एंड नंबर 3 था इंडियन सिटीजन शिपिंग कंपनी में काम करता है एज ए क्रू मेंबर। ये 3 केसेस में केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखी जाती थी, सेटिस्फाइड है तो रेजिडेंट, सेटिस्फाइड नहीं है तो नॉन रेजिडेंट। एक चीज और, इससे पहले फिर मैं इकट्ठी अमेंडमेंट ले लूंगा, अगर आर एंड ओ आर है तो क्या फर्क पड़ता था? इसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती थी। यस सर। थोड़ा स्पीड तेज रखना। अगर आर एंड ओ आर होता था ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, वेयर एवर अर्न वेयर एवर रिसीव, वर्ल्ड के किसी कोने में मिले किसी कोने में कमाई हो, इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। इसकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती थी? इनकम अर्न इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और income earned outside India from business or profession which is control from India। ये 3 इनकम टैक्सेबल होती थी ना, जिसको हम टैक्स इंसिडेंस बोलते थे। आर एंड एन ओ आर है तो 3 इनकम, इनकम अर्न जिसको हम एक्रूर राइज बोलते हैं, इनकम एक्रूर राइज इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। और नॉन रेजिडेंट की केवल 2 इनकम टैक्सेबल होती थी, इनकम अर्न इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं आर एंड एन ओ आर और एन आर, डिफरेंस केवल इस इनकम का आता है। हाँ जी। समझ में ना है रोक देना बेटा। हाँ? अगर इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस आर एंड एन ओ आर है या एन आर है तो 2 इनकम तो दोनों के एंड में टैक्सेबल है, इनकम विच इज अर्न इन इंडिया और इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। डिफरेंस केवल किस में आता है? इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ये कोई चेंज नहीं है, ये मैंने पिछला एक बार आपको ब्रशअप करवाया है ताकि अमेंडमेंट अब आपको एक ही बारी में समझ में आए। अब मैं अमेंडमेंट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। एक नई सेक्शन आई है फाइनेंस एक्ट 2020 से, सेक्शन 61A, रेजिडेंशियल स्टेटस पूरा का पूरा सेक्शन 6 में है बेटा। उसमें एक नई सेक्शन आई है सेक्शन 61A इंट्रोड्यूस बाय फाइनेंस एक्ट 2020। वो बार बार बोलना ना पड़े बेटा मुझे। इसमें बोलते हैं डीम्ड रेजिडेंट। 5 मिनट सुनने पे ध्यान देना क्या है, फिर एक एक वर्ड लिखवाऊंगा। अगर आप इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है, तो मैं इंडियन सिटीजन बोलता हूं, सीधा इंडिविजुअल वर्ड भी हटा ही देता हूं। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, आउटसाइड इंडिया किसी ऐसी कंट्री में, टैक्स हेवन कंट्री में रहते हैं जहां पर आपकी इनकम के ऊपर क्या नहीं लग रहा है, टैक्स नहीं लग रहा, इंडियन सिटीजन रिजाइड्स अब्रॉड इन टैक्स हेवन कंट्री और उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है। कंडीशन मन में रिवाइज करें बेटा। नंबर 1 इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नंबर 2 वो आउटसाइड इंडिया किसी ऐसी कंट्री में रहता हो जो टैक्स हेवन कंट्री है जहां पर किसी टाइप की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। नंबर 3 उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। वो इंडिया में एक दिन के लिए ना भी आया हो, एज्यूम कर लिया जाएगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ये फर्स्ट टाइम बेटा इनकम टैक्स की हिस्ट्री में हुआ है जहां कोई बेसिक कंडीशन चेक ही नहीं हो रही। अदरवाइज तो रेजिडेंट करने के लिए या तो वो 182 दिन होना चाहिए था या वो क्या होना चाहिए था बेटा 60 + 365।
या तो वो 182 डेज होना चाहिए था, या वो क्या होना चाहिए था बेटा 60 + 365। पर ये 61A में अगर आ गया, 61A में एक दिन के लिए भी आप इंडिया में ना आए हो, एज्यूम कर लेंगे बेटा आप रेजिडेंट हैं। और कौन सा रेजिडेंट एज्यूम करेंगे? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं ना तो बेसिक कंडीशन देखनी है ना एडिशनल कंडीशन देखनी है, कुछ देखना ही नहीं। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? थोड़ा पार्टिसिपेट करो बेटा। Yes, sir. अगर 61A की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ना तो कोई बेसिक कंडीशन देखनी है, ना ही फिर कोई एडिशनल कंडीशन देखनी है। लॉ सेज ये तो डीम्ड रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। कंडीशन एक बार तेजी से दोबारा फिर लिखवाऊंगा बेटा। इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया रहता है, टैक्स हेवन कंट्री में, मतलब उसकी इनकम पे क्या नहीं लग रहा, टैक्स नहीं लग रहा, और उसकी टोटल इनकम क्या कितनी होनी चाहिए इंडिया से? टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम कितनी होनी चाहिए? 15 लाख से ज्यादा। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या मान लिया जाएगा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। क्या हो जाएगा साहब? आज के टाइम बाय डिफॉल्ट ये रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली है। अब आप पढ़े लिखे बच्चे हो बेटा, ये अमेंडमेंट ना आई होती तो मैं बोल सकता हूं उसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट होता। समझ Yes, में आया? sir. तो हाँ करना, अदरवाइज बेटा आगे बढ़ने मत देना मुझे। अगर ये कंडीशन ये ना आई होती सेक्शन 2020 से पहले तो उसका स्टेटस क्या बनता? नॉन रेजिडेंट, क्योंकि वो कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा था, ना तो 182 डेज वाली और ना ही 60 + 365 डेज वाली। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. यानी कि पहले 2020 से पहले उसका स्टेटस ये आता था और 2020 के बाद उसका स्टेटस मैं बोल सकता हूँ ये आ रहा है, Yes, sir. रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो क्या भूचाल ज्यादा आ गया है या केवल इस पॉइंट के रिगार्डिंग वो फंसा है? एक्स्ट्रा क्या बर्डन पड़ गया उसके ऊपर? एक इंडियन सिटीजन हरीश साल्वे, इसका एग्जांपल लो बेटा, आपके समझ में आएगा। हरीश साल्वे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, एडवोकेट भी है, पता होगा ना बेटा? हाँ, ये दोनों ही है, सीए भी है बेटा, एडवोकेट भी है। अब हरीश साल्वे बेटा एक्सपर्ट है, टैक्स एक्सपर्ट है। वोडाफोन का केस इन्होंने तो फाइट करा था। अब लेटर से ये जाके बेटा सेटल हो गए दुबई, ये जाके सेटल हो गए साइप्रस, ये जाके सेटल हो गए मॉरिशस, ये सब टैक्स हेवन कंट्री है। अब इनको उन कंट्री में क्या नहीं करना पड़ रहा? टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा। इंडिया में ये आई नहीं रहे, इंडिया में ये एक दिन के लिए भी नहीं आए। तो 2020 से पहले ये क्या होते थे? नॉन रेजिडेंट। 2020 से पहले ये क्या होते थे बेटा? नॉन रेजिडेंट। तो केवल ये दो इनकम पे टैक्स देते थे, इनकम अर्न इन इंडिया और इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। तो वो इनकम जो उन्होंने इंडिया से बाहर कमाई बिजनेस एंड प्रोफेशन से, और बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल कहां पर है उनका? इंडिया में। कंट्रोल तो उनका इंडिया में ही है ना बेटा। हैबिचुअली तो रेजिडेंट वो कहां के हैं? इंडिया के ही हैं। ये वाला इनकम बच जाती थी उनकी। तो ये निर्मला सीतारमन जी उनको इन पॉइंट में लाना चाहते थे। हरीश साल्वे जो कंट्री लेस पर्सन होते हैं, कंट्री लेस पर्सन बेटा वो जाके उस कंट्री में क्या हो गए? सेटल हो गए जो टैक्स हेवन कंट्री है। इंडिया में आए भी नहीं एक दिन के लिए बेटा। अब वहां पर टैक्स पे नहीं कर रहे क्योंकि उनकी कंट्री के लो ऐसे हैं, टैक्स हेवन कंट्री है। इंडिया में बच गए क्योंकि उनका स्टेटस क्या है बेटा? नॉन रेजिडेंट। 61A ले लिया बेटा इस बार से इन्होंने, और क्या बोल दिया? अगर आप इंडियन सिटीजन है, आउटसाइड इंडिया किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जो टैक्स हेवन है, क्योंकि वहां पर आप टैक्स नहीं दे रहे इसका मतलब, और आप बड़े एसएससी हैं, बड़े कब माने जाएंगे बेटा? टोटल इनकम 15 लाख या उससे ज्यादा है अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, तो इंडिया में हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे। और कौन सी कैटेगरी का रेजिडेंट माना जाएगा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। दिमाग में इमेज हरीश साल्वे की रखो, एक ही झटके में समझ में आएगा कि लो क्यों आया ये। और मुझे अमेंडमेंट के कारण फर्क बताओ कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है, जब बेटर समझ में आएगी ना अमेंडमेंट। अगर ये ना होता तो पहले मैं बोल सकता हूं स्टेटस नॉन रेजिडेंट होता था जी सर। और उसके कारण दो इनकम पे टैक्स लगता था बस, इनकम अर्न इन इंडिया और इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अब 61A के कारण अब वो क्या हो जाएगा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली। कोई बेसिक कंडीशन चेक मत करना, कोई एडिशनल चेक मत करना, क्या हो जाएगा वो? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली। और अब की बार मैं बोल सकता हूं 3 इनकम पे टैक्स होगा, इनकम अर्न इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। आई होप यू आर गेटिंग द इश्यू। यस सर। तो एक बार लिख लें अमेंडमेंट क्या है बेटा। चलिए अब तेजी से, किसको डील कर रही है ये? इंडियन सिटीजन को, फॉरेन सिटीजन को? इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन कौन सा? जो इंडिया में रहता है आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड इंडिया है। अब्रोड क्या हो गया? रिजाइड्स अब्रोड, और वो भी कौन सी कंट्री में? टैक्स
क्या होती है टैक्स हेवन कंट्री? यहाँ पे टैक्स नहीं लगता इस कंट्री में। जहाँ पर इनकम टैक्स, लाइक टैक्स बाकी तो लगते होंगे, जीएसटी वीएसटी, इनकम टैक्स। इंडियन सिटीजन जो किसी ऐसी कंट्री में रहता है जो टैक्स हेवन कंट्री है, एग्जाम्पल लिख लेना, मॉरिशस, दुबई एटसेट्रा, और उसकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? 15 से ज्यादा। टोटल इनकम किसको छोड़ के? आउटसाइड इंडिया वाली। अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम एक्सीड्स, 15 लाख। ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइड हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? RNOR। आर एंड NOR। और अगर वो किसी ऐसी कंट्री में रह रहा है जो टैक्स हेवन नहीं है, तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा। तो ये सेक्शन 61A नहीं लगेगी, और जहां 61A नहीं लगेगी वहां ये नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिए। आ जाएगा वो। ठीक है ना, फिर तो NR हो जाएगा ना वो। हम्म, 61A इसकी बैकबोन यही है, वो रहता किसी ऐसी कंट्री में है जो टैक्स हेवन कंट्री है, जहां पर टैक्स नहीं लग रहा उसको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा अब आपको। उस कंट्री में आप दे नहीं रहे, इंडिया में बच जाते थे, अब आपको हम क्या लेके आएंगे? इनकम टैक्स के दायरे में लेके आएंगे। फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स की हिस्ट्री में हुआ है, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको ना तो कोई बेसिक कंडीशन चेक करनी है, ना ही एडिशनल कंडीशन चेक करनी है। सीधा आंसर क्या हो जाएगा? अगर ये 3 पॉइंट सेटिस्फाइड हो गए तो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अपनी नॉलेज के लिए डाल दो, नो नीड टू चेक बेसिक एंड एडिशनल कंडीशन। no need to check basic and additional condition। फर्स्ट अमेंडमेंट मेरी तरफ से कंप्लीट। तरीका यही रखेंगे, अब आपके कोई इफ्स एंड बट से पूछना शुरू करो वन बाय वन। नहीं, मैं आगे लेके चलूं तेजी से बेटा। एनी इफ्स एंड बट जो क्वेरी हो तो भी हाँ करो, नहीं है तो भी हाँ करो, मुझे पता चले। सर इसमें अदर देन फॉरेन इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम में बेटा आप ये समझो, इंडियन इनकम सारी लेनी है और बाहर वाली केवल 2 लेनी है। बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस से, और प्रोफेशन से जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है वो आएगी। जो प्योरली बाहर कमाई है वो नहीं आएंगी। डिफाइन कर रखी है भी प्रॉपर। टोटल इनकम में इंडियन इनकम सारी आएंगी, बाहर वाली केवल कितनी आएंगी? 2। नंबर 1 किसी बिजनेस से है या किसी प्रोफेशन से है जो कंट्रोल इंडिया से है। ठीक है? ठीक है सर। चलो आगे बोलो। चले मूव ऑन। जी सर। नेक्स्ट अमेंडमेंट रेजिडेंशियल स्टेटस में ही नेक्स्ट अमेंडमेंट 6(6) सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। फिर लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिक कंडीशन फर्स्ट थी 182 डेज वाली, कि वो करंट ईयर में 182 डेज होना चाहिए। सेकंड बेसिक कंडीशन थी करंट ईयर में 60 डेज होना चाहिए, और पास्ट के 4 सालों में कितने दिन होना चाहिए बेटा? वो 365 दिन या उससे ज्यादा। लो क्या दिक्कत पड़ती थी? टेक द एग्जांपल ऑफ सुनीता विलियम्स, नाम सुना होगा बेटा सबने। नासा के लिए क्या कर रही है बेटा? ये काम कर रही हैं। जड़ें इंडिया में है इनकी, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हैं, इंडिया से। सुनीता विलियम्स साइंटिस्ट है बेटा नासा के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब ये रहती आउटसाइड इंडिया हैं। बॉबी जिंदल यूएस गवर्नर रहते आउटसाइड इंडिया हैं, पर इनकी जड़ें कहाँ पर हैं बेटा? इन इंडिया। इनका मन करता है इंडिया में विजिट करने का, इनका मन करता है इंडिया में मैरिज फंक्शन अटेंड करें, पर इनकम टैक्स सर के ऊपर खड़ा हुआ है कि 60 दिन से पहले इंडिया छोड़ दो। क्योंकि सेकंड बेसिक कंडीशन में याद करो 60 दिन है, कि 60 दिन से पहले क्या करो बेटा? इंडिया छोड़ दो। अगर करंट ईयर में 60 दिन हो गए और पहले के 4 सालों में मान लेते हैं 365 दिन हैं, ये तो मरे रेजिडेंट हो जाएंगे सुनीता विलियम बेटा। और रेजिडेंट होने के कारण फर्क क्या पड़ेगा? ग्लोबल इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। और मजे की बात तो तब आए जब वो यूएस की भी रेजिडेंट हो जाए, पता चले सेम इनकम के ऊपर इंडिया में भी टैक्स लग रहा है, और सेम इनकम के ऊपर कहां टैक्स लग रहा है साहब? आपका आउटसाइड इंडिया भी टैक्स लग रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास इनकी रिक्वेस्ट गई, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ये लोग कौन है बेटा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के नागरिक, जो रहते तो बाहर हैं पर इनकी जड़ें कहां पर हैं? इंडिया में हैं। इनका मन करता है इंडिया विजिट करने का, इनका मन कर रहा है जी ये मैरिज फंक्शन में आए, टीका फंक्शन में आए। हमारे यहाँ तो सेरेमनी फंक्शन ही बहुत सारे होते हैं मैरिज में,
मेहंदी रस्म है, ये रस्म है, डीजे नाइट है, वो नाइट है। अब इनका लग रहा है जी 60 दिन से पहले इंडिया छोड़ो, क्योंकि 60 दिन होते ही और पहले के 4 सालों में 365 दिन होते ही क्या हो जाएगा बेटा, ये रेजिडेंट हो जाएंगे। और रेजिडेंट होती मार क्या पड़ती है, ग्लोबल इनकम इंडिया में क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। तो याद करो इनके लिए एक एक्सेप्शन होती थी कि इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में विजिट के लिए आएगा तो हम केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखेंगे। क्या होती थी फर्स्ट बेसिक कंडीशन, 182 डेज, याद है? यस सर। फर्स्ट बेसिक कंडीशन होती थी 182 डेज। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूं 60 दिन वाली कंडीशन ही हटा दी। अब इनके कितने दिन चेक होते हैं, 182 दिन। 182 दिन से पहले इंडिया छोड़ जाओ, हमेशा नॉन रेजिडेंट रहोगे। यस सर। टैक्स प्लानिंग का एरिया है ना। तो एक इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो रहता बाहर है, इंडिया में विजिट के लिए आता है, तो आज के टाइम लो क्या है बेटा जो आपने पढ़ रखा होगा, 182 दिन से पहले इंडिया छोड़ दो, नॉन रेजिडेंट। और अगर 182 दिन या उससे ज्यादा हो गए तो रेजिडेंट। यस सर। अब 182 दिन अपने आप में बहुत होते हैं बेटा, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने। अरे ऐसा क्या विजिट करने आ रहा है इंडिया को भाई, 6 महीने में तो JNK से लेके केरल तक घूम जाए, असम से लेके गुजरात तक घूम जाए। ठीक है ना, यहाँ तक का लॉ समझ में आ गया क्या है? हाँ जी यस सर। सर। ये कंडीशन पहले थी, इसमें कोई चेंज जो है वो मैं बाद में बताऊंगा। ये तो मैं भी पुराने लॉ आपको ब्रशअप करा रहा हूं कि आपके चेंज ये प्रॉपर समझ में आए। अब होता क्या था, निर्मला सीतारमन जी सेज ये भले जमाने के कानून बने हुए हैं, 182 दिन अपने आप में बहुत ज्यादा है। 182 दिन अपने आप में बहुत ज्यादा है। इस 182 दिन को घटा के उन्होंने कुछ केसेस में 120 दिन कर दिए। समझ में आ रहा है? 182 दिन को घटा के उन्होंने कुछ केसेस में क्या कर दिया बेटा, 120 दिन कर दिए। तो एक बार धीरे धीरे चलते हैं। इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रहता आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में क्या करने आ रहा है बेटा, वो विजिट के लिए आ रहा है। इंडिया में किसके लिए आ रहा है बच्चे, वो विजिट के लिए आता है। और उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। देन इन दैट केस अगर वो 120 दिन से कम है, अगर वो 120 दिन से कम है, सीधा नॉन रेजिडेंट। अगर वो 120 दिन या उससे ज्यादा है, एंड ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंड पहले के 4 सालों में वो 365 दिन या उससे ज्यादा है, तो सीधा आंसर आ जाएगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन देखना ही मत। ओके सर। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, दोबारा मेरे साथ चलना। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो रहता आउटसाइड इंडिया है, उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है, 15 लाख से ज्यादा। अगर वो इंडिया में विजिट के लिए आता है, यहां तक याद हुआ? हाँ जी सर। यहां तक याद करके इसको अलग कर देते हैं ना, इसको अलग कर लेते हैं। इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो रहता आउटसाइड इंडिया है, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है, और अब ये विजिट के लिए क्या आता है बेटा, इंडिया में आता है। 120 दिन से पहले इंडिया अगर छोड़ देगा तो ये नॉन रेजिडेंट है। अगर इंडिया में इसके 120 दिन हो गए एंड पहले के 4 सालों में इसके 365 दिन या उससे ज्यादा हैं, तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा आज के टाइम, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करनी। ठीक है, ये आपका बेटा अमेंडमेंट आई है। 182 दिन वाले क्या पॉइंट बिल्कुल ही खत्म हो गए अब, या अब भी एप्लीकेबल है? वो अब भी एप्लीकेबल है। जो 6(6) में नहीं आएगा वो बाकी अब भी एप्लीकेबल है। 6(6) में कौन नहीं आएगा, जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से कम है। बोल सकता हूं? यस सर। तो एक बार लिखवाता हूं मैं आपको, फिर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहां पर रहते हैं, लिविंग अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स outside India, living abroad, having total income exceed 15 lakh other than foreign income। foreign income यानी कि इंडियन इनकम देखनी है ना। exceeds 15 लाख। किस लिए आ रहा है इंडिया ये, विजिट।
कम्स टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस। अगर 120 दिन से कम है तो बोलो। नॉन रेजिडेंट। अगर 120 दिन या उससे ज्यादा है RNOR बट और भी कंडीशन थी 365 इसे भूल मत जाना, ये गलती लगती है। इन पास्ट 4 years 4 ईयर तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशन। ऑल्दो ऑर्डिनरली है या नॉट ऑर्डिनरली है, उसके लिए हम चेक क्या करते हैं? एडिशनल कंडीशन। पर ना तो 61A ने कोई एडिशनल कंडीशन चेक करवाई है और ना ही 66 की अमेंडमेंट जो आई है बेटा ये वाली, ना ही इसने कोई करवाई है। और अगर ये करंट ईयर में 182 दिन से ज्यादा रह जाता है तो फिर वो नॉर्मल केस बन जाएगा, रेजिडेंट हो गया फिर तो वो। और फिर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तब R&OR नॉर्मल केस हो जाएगा ना। Yeah. तो इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं केस ही 2 बना रहा हूँ, 120 दिन से कम नॉन रेजिडेंट, 120 दिन या उससे ज़्यादा एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज़्यादा, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हो जाएगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। हाईली पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों में से कोई एक पक्का एग्जाम में आए। प्लीज बेटा प्लीज। सर आपने जो बताया 120 डेज और मोर प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, अगर ये 365 और मोर प्रीवियस ईयर में ना हो कंप्लीट तो क्या होगा? नहीं होता तो सीधा नॉन रेजिडेंट हो जाएगा फिर। ठीक है ना सर। भाई बच्चे की क्वेरी है सर ये 120 दिन वाली तो सेटिस्फाइड कर दी पर ये नहीं कर पाया, 4 साल में 360 दिन था तो क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। क्लियर? जी सर। अगर मैं अब आपसे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछूं, एक इंडिविजुअल R&NOR कब होता है? एक थ्योरेटिकल एकेडमिक क्वेश्चन बना लें अगर हम, एक इंडिविजुअल R&NOR कब होता है? नंबर 1, या तो वो 61A में आ जाए जी, या वो 66 में आ जाए हाँ जी, Yes, sir. या फिर वो इसमें आ जाए। Hmm. बेसिक बोल सकता हूं ना, बेसिक कंडीशन कोई एक सेटिस्फाइड कर दे, एडिशनल कोई एक कर पाए या कोई भी ना कर पाए, वन और नन। एम आई क्लियर और नॉट? हाँ जी सर। Yes, sir. तो बस अब मेरे को तेजी से ये जो 2 अमेंडमेंट आई हैं इन दोनों में जरा अगर डिफरेंस मैं आपसे पूछूं तो डिफरेंस क्या बनेगा? याद करने में आसानी रहेगी अगर डिफरेंस पता चल जाए। 61 मैं पूछता हूं और आप आंसर देना। 61 इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किस पे लगती है या दोनों पे लगती है? 61 है Indian वो आपके सामने है, देख के आंसर दो जल्दी से। Indian citizen. Indian citizen. 61 केवल और केवल इंडियन सिटीजन को डील करता है। 66 Indian citizen or person of Indian. इंडियन सिटीजन भी हो सकता है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन याद है ना, वो बचपन में पढ़ते थे, वो खुद पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों। अरे नहीं पढ़ा ये? Yes, sir. भारतीय मूल का नागरिक कौन होता था? खुद मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, Yes, उन सातों में yes, से कोई भी sir. एक 15 अगस्त 1947 से पहले अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो। Yes. तो उस तरफ तो मैं ले जाना ही नहीं चाह रहा। 61A में भी रिजाइड्स अब्रॉड है, बाहर रह रहा है, पर कौन सी कंट्री? Fact 7. इसमें भी रिसाइड अब्रॉड है, क्या ये भी टैक्स 7 कंट्री है? No, sir. ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। देख के बताओ 61A में कितने दिन के लिए इंडिया में आया है? नेवर केम टू इंडिया, आया ही नहीं। Yes, sir. वो तो बाय डिफॉल्ट ही मान लिया, पूरे एक दिन भी ना आए तो भी उसको क्या एज्यूम कर लेंगे बेटा? Deemed resident. आपका साहब डीम्ड रेजिडेंट, Yes. रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और ये इंडिया में आ रहा है किस पर्पस के लिए? Visit purpose के लिए. तो 182 से घटा के इसके कितने दिन कर दिया अमेंडमेंट में? 120
120 से पहले चला जा भाई वापस, तो नॉन रेजिडेंट है। अगर 120 या उससे ज़्यादा हो गए एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज़्यादा हो गए, आंसर इज बेटा आप रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो जाएंगे। अब मेरी तरफ से ये अमेंडमेंट वाइंड अप हो गई रेजिडेंशियल स्टेटस वाली। आपके इफ्स एंड बट जो भी हो तेजी से नीमा आगे लेके चलो, मेक इट फास्ट। बेटा मुझे यस या नो दोनों में से कुछ भी बोला करो ताकि इंटरेक्शन होता है, मुझे पता नहीं चल पाता। Yes, sir. Yes, sure. यस मतलब क्वेरी नहीं है ना, आगे चलूँ ना। Yes, sure. चलिए, इसी में बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में ही जो मैं पढ़ाता था, टैक्स इंसिडेंस के नाम से एक सेक्शन होती है, सेक्शन 9। मैं खाली अमेंडमेंट नहीं ले रहा, वो पूरी सेक्शन ब्रशअप भी करा दूंगा और फिर अमेंडमेंट बताऊंगा ताकि बेटर समझ में आए। यह पॉसिबिलिटी है आपकी बार फॉरेन टैक्सेशन में आने की। सेक्शन 9 की हेडिंग क्या होती थी, किसी को याद हो? सर इनकम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। पढ़ रखा है नालायक ने। इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सेक्शन 9 चांस की बात है, इसमें इनकम भी नो ही होती है। 9 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें ये मान लिया जाता है कि नॉन रेजिडेंट ने इंडिया से इनकम कमाई है। एक तो ये पूरी सेक्शन नॉन रेजिडेंट के एंगल से लिखी हुई है, अपने आप को नॉन रेजिडेंट मान लेना। नॉन रेजिडेंट की इनकम अगर सेक्शन 9 में कवर हो गई तो बेटा ये मान लिया जाएगा कि उसने इंडिया से कमाई है। अकॉर्डिंगली इट शैल ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। ऑल्दो प्राइमा फेसी देखने में लगता है कि इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, पर डीमिंग फिक्शन लगी हुई है, मान लिया जाएगा। इसी में एक सेक्शन है, सेक्शन 91I सॉरी, बिजनेस कनेक्शन। 5 नंबर का क्वेश्चन आया था इस बार इसके ऊपर, तो एक बार तेजी से रिवाइज करा दूं, रिवाइज फिर उसके बाद अमेंडमेंट लूंगा। अब सुनने पे ध्यान देना। अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन है, उस बिजनेस कनेक्शन के कारण उस नॉन रेजिडेंट को वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम हो, सच इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है, उस बिजनेस कनेक्शन के कारण उस नॉन रेजिडेंट को वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम होती है, सच इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। एग्जाम्पल दिए लो ने बिजनेस कनेक्शन के। इंडिया में उसका कोई एजेंट है, इंडिया में उसका कोई लाइसेंस ऑफिस है, इंडिया में नॉन रेजिडेंट का कोई ब्रांच है, इंडिया में नॉन रेजिडेंट के पास कोई माइनिंग राइट है, तो ये सब माने जाएंगे कि इंडिया में उसके बिजनेस कनेक्शन है। और उस बिजनेस कनेक्शन के कारण उसको जितनी भी इनकम होती है वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, सच इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। फिर इसकी 4 एक्सेप्शन होती थी जहां पर नॉन रेजिडेंट के बिजनेस कनेक्शन नहीं माने जाते थे। पहला, अगर उसने इंडिया में एजेंट अपॉइंट किया है जो इंडिया से रॉ मटेरियल परचेज करेगा और आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट कर देगा। मैं नॉन रेजिडेंट, मैंने इंडिया में आपको अपॉइंट किया, आपका काम है आप मेरे लिए रॉ मटेरियल सर्च करो पूरे इंडिया से, सस्ता सस्ता बढ़िया बढ़िया, और आउटसाइड इंडिया मुझे क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो, तो मेरा इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। इसको क्यों छोड़ दिया था बेटा? एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहे हैं। इसको क्यों छोड़ा था? एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहे हैं। दूसरा, कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में आता है, सिनेमाटोग्राफी फिल्म की शूटिंग करता है, तो इंडिया से उसका किसी टाइप का कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। इनको इसलिए छोड़ा था, हमारे डायरेक्टर बाहर जाके मूवी की शूटिंग करते हैं, वो हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगाते, हमने वाइसे वर्सा कर दिया, आप आइए हमारी लोकेशन पे मूवी बनाइए, हम आपका इंडिया से कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। इनको इसलिए छोड़ा बेटा, टूरिज्म प्रमोट होता है। टूरिज्म क्या होता है? प्रमोट होता है। इंडिया में मूवी की शूटिंग होगी, पूरे वर्ल्ड में चलेगी। वो नहीं आई थी मिशन इम्पॉसिबल 4 टॉम क्रूज की, उसके लास्ट सीन मुंबई में तो शूट हुए थे। मूवी देखा करो नालायको। चलो खैर मुद्दे पे आओ। तो इससे बेटा पूरे वर्ल्ड में क्या होता है साहब, एक बार टूरिज्म अपना प्रमोट होगा। पहला, इंडिया में एजेंट अपॉइंट किया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। दूसरा, अगर इंडिया से आपने क्या करे हैं जी, कोई इंडिया में मूवी बनाने आए हैं, सिनेमाटोग्राफी फिल्म, कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं। तीसरा, कोई फॉरेन न्यूज चैनल इंडिया में आता है, यहाँ से न्यूज कलेक्ट करता है, व्यूज कलेक्ट करता है, और वो परमानेंट चल पड़ा अपनी होम कंट्री की तरफ। बीबीसी इंडिया में आया, यहाँ से न्यूज व्यूज कलेक्ट करे और वो चल पड़ा अपनी होम कंट्री की तरफ, इनके ऊपर भी क्या नहीं लगता था बेटा? कोई टैक्स नहीं लगता था। ये कुछ केसेस होते थे जहाँ बिजनेस कनेक्शन नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट क्या मान लिया जाता था? बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाता था बाय डिफॉल्ट। ठीक
ठीक है जी, इसमें कोई चेंज नहीं है, यहां तक ये तो मैंने रिवाइज कराया है। अब 9 में ना एक एक्सप्लेनेशन डाली है इन्होंने, तीन केसेस में फॉरेनर का इंडिया से कनेक्शन मान लिया जाएगा और इनकम इंडिया में टैक्सेबल कर देंगे। और तीनों जब समझाऊंगा देखने में लगेगा कि इंडिया से लेना देना नहीं है, मिल भी बाहर रही है, कमा भी बाहर रहे हैं, उसके बावजूद भी टैक्स कहाँ लगेगी बेटा? इन इंडिया। एक्सप्लेनेशन 3A ये क्या बोलती है? ये क्या बोलती है? इनकम फॉलोइंग इनकम shall deem to accrue or arise in India। एक बार लिखना, फिर मैं अपने आप समझा दूंगा। और ये इनकम हो किसको रही होंगी? नॉन रेजिडेंट को। ये इनकम किसको हो रही है बेटा? नॉन रेजिडेंट को। पहला, इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, income from advertisement which target a customer who resides in India or customer who access the advertisement through IP address। IP address क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नहीं सुना? IP means इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर डिवाइस का अपना एक नंबर होता है ना, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, हर डिवाइस का अपना एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो पहला तो छोटा छोटा करके याद कर लो, बस आप इसको अंडरलाइन कर लेना। इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, और कस्टमर कौन से हैं? वो एडवर्टीजमेंट किसके लिए चल रही है? इंडियन कस्टमर के लिए। छोटा करके लिख दूं, वो एडवर्टीजमेंट किसके लिए चल रही है? टारगेट ऑडियंस कौन है? टारगेट ऑडियंस कौन है? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, yes, sir. टारगेट ऑडियंस कौन है बेटा उसके? इंडियन। एग्जाम्पल मैं अपने आप दे दूंगा। सेकंड, इसके ऊपर तो बवाल भी मचा था, व्हाट्सएप वाला, सेल ऑफ डाटा कलेक्टेड। सर इस फर्स्ट पॉइंट में हु एक्सेस द एड्रेस लिखा हुआ है। हु एक्सेस द एडवर्टीजमेंट थ्रू आईपी एड्रेस। ठीक है सर। हु एक्सेस द एडवर्टीजमेंट थ्रू आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। दूसरा, सेल ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन, आगे की लैंग्वेज सेम है, रिजाइड्स इन इंडिया और पर्सन हु यूज आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। वो मैं लिखवा ही नहीं रहा, इसमें अंडरलाइन कर लो किसको? सेल ऑफ डाटा को। तीसरा, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस यूजिंग अबव मेंशन डाटा। ये तीन केसेस में क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट के बिजनेस कनेक्शन माने जाएंगे और ये इनकम हमेशा और हमेशा इंडिया में टैक्सेबल होगी। शेल ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। अब एग्जांपल से देता हूं, आप फिर के समझ में आना शुरू हो जाएगा आप लोगों के। ये लिख लिया था ना बेटा आपने? जी। सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी है। और ये ले लो बेटा यूनिलीवर यूके। यूनिलीवर यूके ने कोई नई फेयरनेस स्कीम बनाई है।
जैसे वो नहीं आती फेयर एंड लवली, फेयर एंड ग्लो, क्या नाम हो गया उसका जो भी है, अब वो मान के चल रहा हूँ मैं एक मिनट के लिए, यूनिलीवर ने क्या बनाई है, कोई फेयरनेस क्रीम बनाई है। यूनिलीवर कहाँ की है बेटा? यूके। ये साहब कहाँ के हैं? यूएसए। यूनिलीवर यूके अपनी क्रीम की एडवर्टीजमेंट करवानी चाहती है। यूके में तो सारी फेयर हैं, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या होनी है? इंडियन। हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? इस एग्जांपल में बिल्कुल आराम से चलना। हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? फेसबुक, इंस्टाग्राम। हु इज द सर्विस रिसिपिएंट? यूनिलीवर यूके। Unilever. पेमेंट भी कहाँ सेटल हो गई? आउटसाइड इंडिया हुई होगी। Yes, sir. टारगेटेड ऑडियंस कहाँ की है? टारगेटेड ऑडियंस India. इंडिया। सेक्शन 9 लग जाएगी। ये जितनी भी इनकम होगी, सच इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो बच्चों वाले क्वेश्चन दिमाग में आ चुके होंगे, ये पकड़ेंगे कैसे, ये ट्रांजैक्शन कैसे ट्रेस होंगी, वो सब हो जाएगा। फिलहाल आप खाली ट्रांजैक्शन का नेचर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ट्रांजैक्शन का नेचर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. हाँ जी सर। जैसे दिल्ली इंडिया का एग्जांपल दे देता हूँ बेटा मैं। जैसे मैंने अपनी इंस्टीट्यूट की ऐड देनी है गूगल पे, दीपक जैन क्लासेस, और मेरी टारगेटेड ऑडियंस होती है सीएस प्रोफेशनल। वो मेरे से गूगल वाले पूछते हैं कि आपको किस एरिया में एडवर्टीजमेंट करवानी है, पूरे इंडिया में करवानी है या दिल्ली एनसीआर में करवानी है? फिर मैं बोलता हूँ जी मुझे दिल्ली एनसीआर में करवानी है। फिर दिल्ली एनसीआर में भी पूछता है जी कहाँ पर, गुड़गांव लेना है, नोएडा लेना है, फरीदाबाद लेना है, क्या लेना है? वो सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं बेटा उसके ऊपर, वो कि दूसरे को दिखेगी नहीं, वो दिखेगी वहीं के पर्सन को। ये पता है इस टाइप से जो गूगल में ऐड आती है उस पर एडी नहीं लिखा होता। कोई भी चीज सर्च करें पहले 3 पे नोट करना, एडी लिखा आता है। कभी ध्यान नहीं दिया हुआ आप लोगों ने। लेटेस्ट से आप कुछ भी डाल दो यार, बेस्ट कोचिंग इन दिल्ली, बेस्ट सीएस कोचिंग इन दिल्ली, बहुत सारे नाम आएंगे और बहुत सारे नाम के पहले 3 या 4 देखना, उसके आगे एडी लिखा होता है। वो एडी का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट, पेड सर्विस है वो। से यस और नो बच्चा। Yes, sir. तो Yes, जैसे sir. मैंने छोटे लेवल से समझा Yes, दिया कि sir, हमारे yes, पास sir. जैसे ऑप्शन Yes, होते हैं sir. छाटने की, मैं ये चाहता हूँ मेरी एडवर्टीजमेंट केवल मुंबई में चले। दिल्ली एनसीआर वाले तो मुझे जानते हैं, लेटेस्ट से मुंबई वाले मुझे नहीं जानते, तो मैं ऐसे भी एग्रीमेंट कर सकता हूँ कि मेरी एडवर्टीजमेंट केवल कहाँ चले जी, मुंबई में चले। फेसबुक में तो यहाँ तक की भी ऑप्शन होती है बेटा कि मैं जो एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ जी अपने, वो एडवर्टीजमेंट केवल कंपनी सेक्रेटरी पढ़े। तो जिसने अपने नाम के प्रीफिक्स के आगे सीएस लगा रखा होगा ना, केवल उन्हीं के वॉल पे जाएगी वो एडवर्टीजमेंट। इतने एडवांस तक पहुंच चुकी है वो। तो फिलहाल आपको समझाने के लिए इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बेटा टारगेटेड ऑडियंस क्या है? इंडियन। इसने पहले बता दिया होगा ना कि एडवर्टीजमेंट केवल किन के लिए चलनी चाहिए? इंडियन क्लाइंट के लिए चलनी चाहिए। तो इस केस में सेक्शन 9 लग जाएगी बेटा। एक्सप्लेनेशन 3 है, इनकम शैल ऑलवेज और ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। एम ए क्लियर? Yes, sir. सेकेंड, सेल ऑफ डाटा। ये गूगल, ये हम हैं बेटा, CA1, CA2, CA3, CA4। जोश चढ़ता है CA करने के बाद यूएस की CPA करेंगे। वो नहीं होता वहाँ का CPA, आफ्टर पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स है। जी। तो हम गूगल Yes, गूगल sir. पे क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं कि यूएस में कौन है बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। हम गूगल पे सर्च करते हैं कौन बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है। वो सारी जन्म कुंडली इसके पास तैयार हो रही है कि किस किसने डाला है ये। Yes, sir. जैसे हम भी कुछ भी सर्च करते हैं, हमारी सर्च हिस्ट्री पे आता है। आप YouTube पे ही डाल के देखना बेटा, 3-4 चीजें क्रिकेट के बारे में डाल के देखना, वो अपने आप ही आपको बाय डिफॉल्ट, जब कुछ ना भी डालोगे 2-4 दिन के बाद, वो बाय डिफॉल्ट ही आपको क्रिकेट की नजर आएंगी। कुछ भी चीज जो आप डालते हैं, Yes, sir. हाँ हिस्ट्री उसमें पैटर्न नजर आता है ना बेटा उसका। अब गूगल के पास धीरे धीरे क्या क्रिएट हो रहा है बेटा? डाटा। अरे बचपन में जब हम थे, बचपन में क्या थे, आज भी जब भी कोई हमसे जानकार पूछता है ये गूगल को बेनिफिट क्या हो रहा है, ये फ्री में सर्विस दे रहा है, हम कुछ भी डाल दें गूगल वो सारी चीज निकाल के देता है। गूगल पे ढूंढे तो भगवान में मिल जाता है, ये भी तो बोलते हैं। वो भाई उसको बेनिफिट ये हो रहा है, उसका डाटाबेस तैयार हो रहा है। अब मान लो पूरे इंडिया में ऐसे बेटा 20,000 पर्सन थे जिन्होंने CPA यूएस के बारे में सर्च करा। उन 20,000 का डाटा किसके पास आ गया? गूगल के पास। गूगल के पास आ गया। और एक मान लेते हैं अब ये यूएसए की कोई यूनिवर्सिटी है,
नाम ही दे रहा हूँ, यूएसए यूनिवर्सिटी, ये सीपीए की तैयारी करवाती है। ये इंटरेस्टेड होगी इनमें, इनके लिए तो क्लाइंट है ना बेटा, ये कस्टमर हैं। Yes, sir. अब क्या करते हैं बेटा, गूगल इनसे टाई अप करेगा, हमारे पास डाटा है, हम आपको बताते हैं, हमारे पास डाटा है, हम आपको बताते हैं कि कौन कौन इंडिया में सीपीए करने में इंटरेस्टेड हैं। और गूगल के पास ये डाटा कहाँ से आ रहा है, जो जो सर्च कर रहा है। सैंपल भी देते हैं वो कि कॉल करके पता कर लो रैंडम बेस पे। हम इंडियन है ना, हमारे दिमाग में आता है ना ये, पहले झूठ तो नहीं बोल रहा। अरे जैसे हमें ही डाटा मिल जाता है यार आईसीएसआई का, कौन कौन बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, पेड बेसिस पे सब मिलता है यार। ठीक है, फिर हम भी रैंडम बेस पे चेक करते हैं, कॉल करते हैं कि डाटा जेन्युइन है या नहीं है। तो यहाँ पर डाटा बेचने वाला कौन है, Google. गूगल, जी फेसबुक, याहू, जो भी होते होंगे बेटा, ये है। खरीदने वाला कौन है, University. USA. यूनिवर्सिटी बाहर की, दोनों ही पर्सन बाहर के। मैं जान के एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ कि बाहर के हों, पर यहाँ पर बेटा टारगेटेड कौन है, कस्टमर बेस कहाँ का है, Indian. इंडिया का। तो क्या हो जाएगा, इंडिया से बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे, शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया, शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। सर थ्योरेटिकल तो समझ में आ रहा है, ये प्रैक्टिकल इंडियन एओ को कैसे पता चलेगा कि इसने इसको कुछ बेचा भी है और वो टारगेटेड ऑडियंस इंडियन है। एक तो पहले इनके रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट होंगे और फिर ये पकड़ में आएंगे ऑडिट से। और बट ऑब्वियस सी बात है, इनके ऑडिट जो भी कर रही होंगी बिग फोर कर रही होंगी बेटा, E&Y, PwC, तभी तो बिग फोर हैं वो पूरे वर्ल्ड में। हाँ जी सर। सही है, ये वहां से पकड़ में आएंगे ट्रांजैक्शन बेटा। और दूसरा एक चीज और बता दूं, जितने बड़े लेवल पे जाते हैं चोरी उतनी कम हो जाती है। टैक्स इवेजन करते हैं चिल्लड़, आपके और मेरे जैसे प्लेयर, जितने बड़े बड़े लेवल पे चले जाने शुरू हो जाएंगे बेटा, फिर टैक्स इवेजन नहीं होते, फिर तो अवॉइडेंस होते हैं, ट्रांजैक्शन के रूट घुमाने की कोशिश करते हैं फिर तो। फिलहाल एनी हाउ वो अपना एरिया नहीं है, अपना एरिया है एक्सप्लेनेशन 3A। यहाँ तक कोई इफ्स एंड बट्स? No, sir. और तीसरा तो इससे मिलता जुलता था, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग अबव मेंशन डाटा। यूनिवर्सिटीज के बिहाफ पे जो भी कुछ बेच रही होगी गुड्स और सर्विसेज, वो आ जाएगा आपका पॉइंट नंबर 3 में। तो दिस इज द होल क्रक्स ऑफ एक्सप्लेनेशन 3A टू सेक्शन 9। 3 चीजें ऐसी हो गई जहां पर इंडिया से बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे। सबसे पहला, एडवर्टीजमेंट विच टारगेट इंडियन कस्टमर। नंबर 2, सेल ऑफ डाटा कलेक्टेड। एंड नंबर 3 आपका गुड्स और सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ सच डाटा कलेक्टेड। फाइंड अप हो गया बेटा अपना रेजिडेंशियल स्टेटस रेड विद सेक्शन 9। अब आपकी तरफ से जो भी क्वेरी है तेजी से पूछें, नहीं मैं आगे लेके चलूंगा। Shall I move on? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट आ जाओ बेटा, इनकम अंडर द हेड सैलरी। हेड वाइज ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आई है, इनकम अंडर द हेड सैलरी। इसमें जो अमेंडमेंट आई है, अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस आर एग्जाम्ड। अब लॉ में खाली हाई कोर्ट के जज लिखा था, तो क्लास में जब पढ़ाते तो ये सिखाते थे भाई लिखा हाई कोर्ट है पर सुप्रीम कोर्ट भी एग्जाम्ड होगा। सुप्रीम कोर्ट तो और बड़ी कोर्ट है। Yes, sir. फाइनेंस एक्ट 2020 से लैंग्वेज क्रिस्टल क्लियर करी और हाई कोर्ट, और वर्ड क्या डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट। ये फाइनेंस एक्ट 20 से आया है। सैलरी की पहली अमेंडमेंट हो गई, ठीक है। सैलरी की सेकंड अमेंडमेंट पे आए बेटा, आप लिख पा रहे हो ना, कहीं भागम भाग हो जाए। लिख, चलिए सेकंड अमेंडमेंट पे आए बेटा सैलरी की। एक बार लिखवाता हूं फिर समझाऊंगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स, employer contribution towards number 1 recognized provident fund, number 2 superannuation fund approved, superannuation fund, number 3 नेशनल पेंशन स्कीम NPS,
इन तीनों में मिला के किसका कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं हम? एम्प्लॉयर का। अगर ये 7.5 लाख तक है, ये 7.5 लाख इस साल आया बेटा, पहले नहीं था। अगर ये 7.5 लाख तक है, फुल्ली एग्जाम्ड। 7.5 से ज्यादा है, मान लो 8 लाख है, तो पूरा 8 लाख टैक्सेबल या इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख टैक्सेबल? In excess. इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख shall be taxable in the hands of employee under the head Salary. सैलरी। इसको अपनी नॉलेज के लिए ये किसको फंसाया है इन्होंने? हाई सैलरीड क्लास को। समझाऊं क्या अमेंडमेंट आई है बेटा? ये तो एक सीधा सा पॉइंट हो गया ना। क्यों आई है ये बताता हूं, और क्या है उसका इंपैक्ट क्या आएगा। एक्चुअली प्रोविजन क्या थे प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2020? कॉन्सेप्ट ये था प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2020, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ईआर का मतलब एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अप टू 12% of salary. Employer contribution towards recognized provident fund up to 12% of salary is fully exempt. अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, प्रोविडेंट फंड एक स्कीम होती है जिसमें हर महीने कुछ अमाउंट एम्प्लॉय की जेब से जाता है, उतना सेम अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी जेब से मिलाता है, और ये पैसा प्रोविडेंट फंड में इकट्ठा होता रहता है, ब्याज जुड़ता रहता है। कल को जब एम्प्लॉय रिटायर होता है उस टाइम ये अमाउंट क्या मिलता है उसको? लमसम वापस मिलता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सिस्टम ऐसे चलता है बेटा। तो जो लॉ था वो आपके सामने स्क्रीन पे था। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर 12% तक है तो आपका क्या हो जाएगा साहब? सारा का सारा एग्जाम्प्ट होगा। अगर 12% से ज्यादा है, इन एक्सेस ऑफ 12%, पहले ये टैक्सेबल होता था, लो ये था। अब ध्यान से सुनना, अगर छोटे मोटे एम्प्लॉय हैं, साल का पैकेज 5 लाख 7 लाख 10 लाख, फ्रेशर सीएस हैं बेटा, साल में 5 लाख ही मिलेंगे, इससे ज्यादा क्या मिलेगा बेटा? भी तो 5 लाख का 12% कितना हो गया बेटा? 60,000। मान लेता हूं कि उसका सैलरी पैकेज 5 लाख है बेटा, 5 लाख का 12% 60,000। तो पहले एनुअल कंट्रीब्यूशन 60,000 तक होता था तो एग्जम्प्ट होता था। 60 से ऊपर है, इन एक्सेस ऑफ 60 इट शैल बी टैक्सेबल। 12% तक माफ होता था ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा बड़े लेवल का बेटा एम्प्लॉय सोचो जिसका पैकेज ज्यादा हो। जनरली डायरेक्टर होंगे बेटा ये। अब मान लो बेटा आपके मुकेश अंबानी, उनका पैकेज ही साल का 100 करोड़ रुपए होगा, ज्यादा पाएगा बल्कि इससे सैलरी का। अब 100 करोड़ की सैलरी और उसका 12% कितना हो गया? 12 करोड़। तो 12 करोड़ तक पहले एग्जाम्प्ट करवा लेते थे, क्योंकि पहले तो लॉ में क्या लिखा था भाई 12% तक हमेशा एग्जाम्प्ट होगा। 7.5 लाख की मॉनेटरी वाइज तो अपर कैप थी नहीं, अपर कैप क्या थी? परसेंटेज वाइज थी। आप समझ पा रहे हो? Yes, sir. सुंदर पिचई, वो तो चलो फॉरनर है, 1 मिनट समझने के लिए, वो इंडिया में होता कितनी 2200 करोड़ का पैकेज है उसका, 2000 करोड़ भी मान लो, 2000 करोड़ का 12% 240 करोड़, उसका तो वैसे ही एग्जाम्प्ट था। Yes, sir. 2020 फाइनेंस एक्ट 2020, निर्मला सीतारमन से ये क्या मजाक चल रहा है? ये तो हाई वर्थ एसएससी बच जाते हैं। 12% की लिमिट में तो अंदर अंदर बहुत सारा अमाउंट क्लेम कर लिया। किसी का राउंड फिगर पैकेज 1 करोड़ रुपए भी ले लो, बहुत डायरेक्टर मिलेंगे बेटा ऐसे जिनके पैकेज 1 करोड़ के होंगे। 1 करोड़ का 12% 12 लाख रुपए, 1 करोड़ का 12% 12 लाख रुपए। पहले 12 एग्जाम्प्ट हो जाते थे, आज के टाइम क्या होगा? आज के टाइम 7.5. 7.5 एग्जाम्प्ट होगा। इन एक्सेस ऑफ 7.5 इट शैल बी टैक्सेबल। नहीं समझ में आ रहा? पहली मार तो ये पड़ी है और दूसरी मार ये पड़ी है, 7.5 में ये तीनों का टोटल है। समझ आ रहा है? आप शांत हो जाते हो बेटा एकदम। Yes, sir. अब मेरा क्वेश्चन बेटा आपसे, सर क्या ये 12% वाली कंडीशन अब एप्लीकेबल नहीं है? ये केवल sir. 7.5 ही देखना है? है सर, दोनों है सर.
दोनों एप्लीकेबल हैं, 12% वाली भी एप्लीकेबल है, 12% वाली भी एप्लीकेबल है। आप इसको ऐसे लो एग्जाम्पल से, फिर समझ में आएगा आपके। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, OR का मतलब एम्प्लॉयर ले लो, ठीक है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 10% ₹5 लाख। अब आंसर आप दो बेटा, ये टैक्स फ्री या टैक्सेबल। पहले परसेंटेज वाला पॉइंट देखो, परसेंटेज वाला सेटिस्फाइड है? Yes sir. यस, 12% तक है। 7.5 वाला देखो क्या सेटिस्फाइड है? Yes sir. यस, क्या आंसर होगा? Tax free. Exempt. एग्जाम्ट। Sure. नेक्स्ट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 15% ₹4.5 लाख। अब 7.5 लाख वाला तो सेटिस्फाइड है, पर 12 से ऊपर चला गया, Yes sir. कितना टैक्सेबल होगा? 3%। 4.5 लाख अपने आप में 15 है, वट वुड बी 3। समझ में ना आए रोक देना, कहीं आपको लगे ये चल क्या रहा है ये। भाई 4.5 लाख तो अपने आप में 15% के हिसाब से है ना, तो 3 के हिसाब से कितना होगा? कितना होता है ये? प्लीज बोलो यार। 90,000. 90,000 क्या हो जाएगा? Taxable. अब की बार कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाई? Percentage वाली. परसेंटेज वाले। कौन सी नहीं हो पाई बेटा? परसेंटेज वाली। इधर आओ, लाख वाली स्कीम थी ना, नई जो लेटेस्ट अब आई है। दोबारा बोलो। सर जो अब आई है स्कीम, वो तो 7 लाख वाली थी ना सर। तो 7.5 वाली भी है, और ये भी तो इंटरनल वाला पॉइंट भी तो देखना है। सर, यही तो समझा रहा हूँ मैं इतनी देर से। खाली 7.5 के पीछे मत पड़ जाना। अब 12% वाली भी तो है यार। अब इसमें 7.5 लाख वाला तो सेटिस्फाइड है, पर 12 वाला सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है सर। तो 12 से ऊपर जाते ही आपका क्या हो जाएगा? वो तो वैसे ही टैक्सेबल होना है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 10%, ये हो गया ₹10 लाख। अब बोलो क्या आंसर होगा? टैक्स फ्री होगा सर। सर 7.5 से ऊपर जा रहा है. 7.5 लाख टैक्स फ्री होगा और 2.5 लाख टैक्सेबल। यार आपके क्यों नहीं समझ में आ रहा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। या तो 12% से ऊपर चला जाए तो टैक्सेबल है, या 7.5 लाख से ऊपर चला जाए तो टैक्सेबल है। अच्छा ठीक है सर। याद करने में क्या दिक्कत हो रही है? या तो 12% से ऊपर चला जाए या 7.5 लाख से ऊपर चला जाए। आपके दिमाग में मेरे को लग रहा है क्राइटेरिया ऐसा चल रहा है कि 12% तक तो कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं, 12 से ऊपर जाती टैक्सेबल है या 7.5 से ऊपर जाती टैक्सेबल है। तो इस केस में क्या आंसर होगा? 2.5 लाख टैक्सेबल होगा. टैक्सेबल। बस ये याद करना है। वो अलग बात है कि स्टूडेंट लेवल पे वो सीधा ही पूछ लेगा कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो हो गया वो 15 लाख रुपए हो गया, 20 लाख रुपए हो गया, 25 लाख रुपए हो गया, ट्रीटमेंट बताओ। ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी बेटा आपके साहब? 7.5 लाख तक एग्जम्प्ट करना है। इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख इट शैल बी टैक्सेबल। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। Yes, sir. ये सेकेंड अमेंडमेंट है सैलरी की। तो पहली अमेंडमेंट थी आपकी अलाउंसेस के ऊपर, सेकेंड अमेंडमेंट थी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, नेशनल पेंशन स्कीम। 7.5 लाख तक माफ, 7.5 से ऊपर टैक्सेबल होगा। और जो इंटरनल अपर कैप थी 12% वाली, वो आज भी एज इट इज क्या रहेगी? एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है सर। तीसरी अच्छी जो अमेंडमेंट आई है, तीसरी जो अच्छी अमेंडमेंट आई है इस ऑप के ऊपर आई है, ये सैलरी में ही है। क्या होता था बेटा? इसोप लेबर टर्नओवर से परेशान है एक ऑर्गेनाइजेशन। जनरली बेटा आईटी सेक्टर परेशान रहते हैं। वो नए नए इंजीनियर्स को अपॉइंट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, काम सीखते हैं बेटा, छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। अब नए एम्प्लॉय को फिर दोबारा हम हायर करेंगे, फिर उनके ऊपर खर्चा करेंगे, ट्रेनिंग का कॉस्ट लगती है, हर चीज़ की टाइम वेस्ट हो रहा है। तो लेबर टर्नओवर को रोकने के लिए क्या करते हैं बेटा? एक उनको ऑफर दे देते हैं इसोप
कि आपको हम शेयर परचेज करने की ऑप्शन दे देंगे अगर एक सर्टेन टाइम तक आप ऑर्गेनाइजेशन में टिके रह गए, और ये प्राइस पहले से ही प्री डिटरमाइन होता है जो कि मार्केट प्राइस से बहुत कम होता है। लेट अस से प्री डिटरमाइन प्राइस हो गया, आप 100 रुपए में शेयर परचेज कर लेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट प्राइस, कि जो भी मार्केट प्राइस होगा हम आपको कितने में दे देंगे बेटा, 100 रुपए में दे देंगे, सब्जेक्ट टू आप ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्टेन टाइम तक के लिए क्या है, टिके हुए हैं। अब इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती थी पहले ये समझना। कंपनी ने स्कीम लाई है इसॉप की, लेट अस से 1 जनवरी 2015 को, और कंपनी ने बोल दिया जो जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए टिका रहेगा उसको कंपनी क्या करेगी, 10,000 शेयर्स देगी एट द रेट ऑफ 100 ईच। कंपनी उसको क्या दे देगी, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। एक एम्प्लॉय टिका रह गया और उस एम्प्लॉय ने क्या करा बेटा, आप शेयर्स के लिए अप्लाई करा, डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, टारगेट पूरा हो गया होगा ना इसका। उसने 28 मार्च को अप्लाई करा, ऑप्शन एक्सरसाइज करी, हफ्ता 10 दिन लगेगा कंपनी को शेयर अलॉट करने में, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। वो शेयर्स जाके अलॉट हुए 5 अप्रैल को। एक एम्प्लॉय ने टारगेट अचीव कर दिया, एम्प्लॉय ने क्या करा, ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली 28 मार्च 2020 को। कौन सा साल है ये, 19-20, जबकि शेयर कब मिले हैं उसको, 20-21। इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू है शेयर्स की 500 रुपए, इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू है 550 रुपए, और उसके पास राइट कितने में था, उसके पास था 10,000 शेयर। क्या एग्जांपल लिए थे मैंने, एट द रेट ऑफ 100 रुपये। 100 में ले सकता है वो। तो सैलरी चैप्टर में पढ़ाया जाता था बेटा ये परक्यूजिट है, शेयर सस्ते में मिल रहे हैं, यस सर। शेयर सस्ते में मिल रहे हैं तो ये परक्यूजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगा। किस साल टैक्सेबल होगा बेटा, जिस साल ऑप्शन एक्सरसाइज करी 19-20, या जिस साल अलॉट हुआ। मैंने जान के ये दोनों साल अलग अलग लिए हैं, सर जिस थोड़ा साल जल्दी बोलना बेटा क्योंकि अमेंडमेंट मुझे बहुत सारी करानी है। सर अलॉटमेंट की डेट तो, ये किस साल टैक्सेबल होता था, अलॉटमेंट की डेट। अलॉटमेंट, तो लिख दो बेटा, इसोप शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर in which shares are एक्चुअली अलॉटेड। allotted। गुड है। किस वैल्यू पे, क्या बोले इसको, कि इसको 500 वाला शेयर 100 में मिला है या इसको 550 वाला शेयर 100 में मिला है, क्योंकि जो परक्यूजिट निकलती है ना, जो परक्यूजिट एक बार देख लो सामने स्क्रीन पे, परक्यूजिट जो होती है वो होती है एफएमवी ऑफ शेयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। किस दिन की एफएमवी देखते हैं, जिस दिन अलॉट हुआ या जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुई। सर ऑप्शन वाली देखते हैं। एफएमवी लेते हैं जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुई, ठीक है ना, ठीक है। यस सर। तो कितनी थी उस दिन ऑप्शन में, 500 थी। 500 वाला शेयर कितने में मिल गया, 100 में। तो एक शेयर की टैक्सेबल कितनी वैल्यू, 400। एक शेयर की, और ऐसे ऐसे कितने हैं, 10,000। 10,000। कितना होता है ये, 40 लाख। यस। ये एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगा किस साल, मेरे एग्जांपल में प्रीवियस ईयर 20-21, जिस साल ये अलॉट हुए हैं। मेरे एग्जांपल में प्रीवियस ईयर 20-21,
समझ आ रहा है? कहीं मैं ही खुश होता हुआ निकल जाऊं? Yes, sir. किसी क्वेरी नहीं आती तो मैं तो और ज्यादा डर जाता हूँ बेटा। तो पहला पॉइंट तो याद रखना, ये टैक्सेबल उस साल होता है जिस साल ये अलॉट हुआ, पर एफएमवी उस दिन की देखते हैं जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुई। ठीक है सर। ये अमेंडमेंट नहीं है, ये तो मैं ब्रशअप करवा रहा हूँ आपको। अमेंडमेंट तो अभी बताऊंगा। अब मैं बोल सकता हूँ 20-21 में इस एम्प्लॉय को थोड़ा टैक्स से बाहर निकलना किताबी ज्ञान से, इसके ऊपर डबल फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है। इस एम्प्लॉय के ऊपर डबल फाइनेंशियल बर्डन कैसे आ रहा है? इस एम्प्लॉय के ऊपर डबल फाइनेंशियल बर्डन कैसे आ रहा है? पहले तो उसने इसोप परचेज करे कंपनी से। कंपनी को तो 100 के हिसाब से दिए है ना बेटा 10 लाख। समझ में ना आए? रोकना मेरे बच्चे। पहला तो फाइनेंशियल बर्डन उसकी जेब से 10 लाख रुपए गया। सैलरी क्लास 10 लाख रुपए अपने आप में बहुत होते हैं बेटा। कहीं पता चलो इस बेचारे का पैकेज ही 15-20 लाख रुपए का है, 10 लाख तो इसी में गए। हाँ करो। यस सर। और दूसरा, इस 40 लाख के ऊपर टैक्स भी तो देगा। यस सर। 30% के स्लैब में तो वैसे ही आ गया ये। एक मिनट, इसकी बाकी इनकम मैं ना भी लूं, केवल ये 40 लाख ही ले लूं, 40 लाख के ऊपर टैक्स भी तो देगा। और 30% के हिसाब से बेटा सरचार्ज सेस तो भूल जाओ, 12 लाख तो वही बन गया। टैक्स 12 लाख का तो टैक्स ही बन गया ना, अगर 30% भी रेट ले लूं मैं। यस सर। सरचार्ज सेस को भूल जाओ। तो ये बार बार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ये एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट जा रही थी, सर आप टैक्स लगाओ, हम टैक्स देने को मना नहीं कर रहे, लगना भी चाहिए, हमने कमाई करी है, पर ये तो एक्रू हुआ है ना, ये तो अभी हमने खरीदे हैं। आपने तो खरीदने वाले साल में टैक्स लगा दिया। हमारे एंगल से देखो, हम सैलरी क्लास हैं, हमारे 10 लाख रुपए तो ये गए, फिर इसके ऊपर हम टैक्स भी दे रहे हैं, हमारे पास बचेगा क्या? बढ़िया केस मान के चलो इसका पैकेज ही 15 लाख रुपए का है। पॉसिबल है या नहीं है ये चीज के पैकेज ही थोड़ा हो? यस सर। Yes, उसका sir. पैकेज ही 15 लाख रुपए का है। कह रहा है सर 10 लाख रुपए तो मैंने क्या कर दिए, अपने शेयर खरीदने में ही लगा दिए, और फिर आप टैक्स मांग रहे हो 12 लाख रुपए, फिर मेरे घर के भी खर्चे हैं, स्कूल के बच्चों की फी पे करनी है मुझे, करूंगा क्या मैं? तो गवर्नमेंट के बात समझ में आ गई कि बात एम्प्लॉय ठीक तो कह रहा है कि इसको उसी साल टैक्सेबल करने में थोड़ी हरेसमेंट होती है। हरेसमेंट क्या होता है? उसके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ जाती है। अभी तो शेयर्स उसके पास आए हैं, पहले तो उसने कंपनी को ही पेमेंट करी होगी अभी 10 लाख रुपए, और उससे अगर टैक्स ले लिया तो हो सकता है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाए। फाइनेंस एक्ट 2020 निर्मला सीतारमन जी ने इस बात को समझा, और ये बेटा टैक्स लायबिलिटी उसकी डेफर कर दी, माफ नहीं करी, डेफर कर दी। क्या मतलब होता है डेफर का? खिसका दिया। ठीक है, तो अब अमेंडमेंट क्या आई है? अमेंडमेंट भाई, फाइनेंस एक्ट 2020, क्या अमेंडमेंट आई है बेटा फाइनेंस एक्ट 2020 से? अगर आप एम्प्लॉय हैं किसके? एलिजिबल स्टार्टअप के। एलिजिबल स्टार्टअप को डिफाइन कर रखा है ATIAC में। देन ESOP शैल बी टैक्सेबल। ये किस साल टैक्सेबल होगा? 3 डेट दी, तीनों में से जो भी विच एवर इज अर्लियर। 3 डेट दी, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। पर ये एप्लीकेबल केवल किसके लिए है? क्या हर एम्प्लॉइज के लिए है? No, eligible status. केवल एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए है। लिखवाऊं डेट क्या है बेटा? पहला 4 year from the end of financial year in which मत बोलो ESOP आर अलॉटेड। मेरे एग्जाम्पल में अलॉट कब हुए हैं? 2021 में। यस सर। 2021 का एंड करना कब होगा? 31 मार्च 2021। 2021 का एंड कब होगा? 31 मार्च 2021 को होगा ना? 24 में सर। अरे यार मुझे खाली एंड बताओ, आगे मत जाओ। 2021 का एंड कब होगा? 31st March 2021. यहाँ से 4 साल। अच्छा, 31 मार्च 2025 बनेगा ना भाई? 2021 का एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को,
यहाँ से 4 साल। कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ एक तो पूरा साल तो वही मिल गया अलॉटमेंट वाला, प्लस 4 साल और मिल गए। यस सर। तो पहला तो कंडीशन ये है कि लोन ने कितना डेफर कर दिया, माफ नहीं करा है बेटा, डेफर करा है। 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ESOP आर अलॉटेड, और जिस दिन एम्प्लॉय ने ये बेच दिए, जब बेच देगा तो पैसे वैसे ही आ जाएंगे उसके पास। सेल ऑफ ESOP बाय एम्प्लॉय, हाँ करो। यस सर। और एम्प्लॉय ने बेटा जॉब छोड़ दी, सिसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी भी कारण से छोड़ दी, और रिटायरमेंट ले लिया, VRS ले लिया, कुछ भी। इन तीनों डेट का क्या, विच एवर इज अर्लियर या विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेटर, इन तीनों डेट का विच एवर इज अर्लियर। अमेंडमेंट एसएससी के फेवर में है या अगेंस्ट है? फेवर में। फेवर में है। टैक्स एग्जाम्प्ट हुआ है या डेफर हुआ है? डेफर। डेफर हुआ है। किन के लिए डेफर हुआ है? स्टार्टअप एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप। कितना डेफर करा है? 3 डेट, उनका विच एवर इज अर्लियर। 3 डेट, उनका विच एवर इज अर्लियर। पहली डेट 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ESOP आर अलॉटेड। दूसरी सेल ऑफ ESOP बाय एम्प्लॉय। तीसरी सिसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच एवर इज अर्लियर। इन तीनों में से जो डेट पहले आएगी, इस साल अब एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा। क्या इसकी अब कोई रेलेवेंस है? इसकी यस सर। बाकी एम्प्लॉयज के लिए, बाकी एम्प्लॉयज के लिए ये लगेगा। बाकी एम्प्लॉयज के लिए तो आज भी कब टैक्सेबल होगा? वो जिस साल अलॉट हुए। एलिजिबल स्टार्टअप वाले के लिए इन 3 डेट का अर्लियर। क्रक्स लिख दूं? क्रक्स यस सर। टैक्सिबिलिटी ऑफ ESOP। कौन कौन से एम्प्लॉय? पहला एम्प्लॉय ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप। दूसरा अदर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप। पहले अदर एम्प्लॉय को बताओ किस साल टैक्सेबल होगा? डेट ऑफ अलॉटमेंट। टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ESOP आर अलॉटेड। ये किस साल टैक्सेबल होगा? 3 डेट में से अर्लियर। अर्लियर ऑफ फॉलोइंग 3 डेट। तीन डेट लिख लो बेटा दोबारा अपने आप। हाँ, पहला तो कौन सा था? 4 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ESOP अलॉटेड। दूसरा सेल ऑफ ESOP। तीसरा रेजिग्नेशन। सिसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 3 डेट का विच एवर इज अर्लियर। वाइंड अप हुआ बेटा अपना चैप्टर इनकम अंडर द हेड सैलरी। केवल नाम बता रहा हूँ अमेंडमेंट में। एक तो अलाउंसेस पहले केवल हाई कोर्ट के एग्जाम्प्ट होते थे, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी एग्जाम्प्ट है। दूसरा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड। पहले केवल 12% की अपर कैप थी, अब अमाउंट की भी अपर कैप लगा दी 7.5 लाख। 7.5 लाख तक एग्जाम्प्ट, 7.5 लाख से ऊपर टैक्सेबल। और तीसरा एम्प्लॉय ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप, इनकी टैक्स लायबिलिटी डेफर कर दी रिगार्डिंग ESOP को लेके। एनी इफ्स एंड बट्स? नो सर। चले मोहन। यस। Yes, sir. 2 चैप्टर हो गए अपने। रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया,
नंबर 2 आपका सैलरी हो गया। तीसरा हाउस प्रॉपर्टी में कोई अमेंडमेंट नहीं है। चौथा बिजनेस प्रोफेशन, क्या बोलते हैं उसको हम? PGP। इसमें कई छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो सारे पॉइंट इकट्ठे करके लिखवाता हूँ, दुखी ना कर दें एग्जाम में। सबसे पहला सेक्शन 32 AD अबोलिश हो गई, खत्म हो गई। ये मैक्सिमम कब तक एप्लीकेबल थी? पिछले साल तक। और आपके सिलेबस में क्या है? प्रीवियस ईयर 2021। तो 32 AD ही क्या हो गई बेटा? सेक्शन खत्म हो चुकी है, इतिहास के पन्नों में जा चुकी है। ये होता था इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, 15% बैकवर्ड एरिया में है, 15% के हिसाब से डिडक्शन मिलती थी, तो अब खत्म हो गई है बेटा ये। ठीक। सेकंड, सेक्शन 35 अगर आपको याद आ रही हो, इसमें होता था डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च। यस सर। तो डोनेशन फॉर साइंटिफिक, पहले सोशल ले लो, चलो। सोशल रिसर्च एसोसिएशन के लिए देते थे, किसी को याद हो कितने परसेंट थी? 100। स्टैटिस्टिकल वालों को देते थे, कितनी थी? 100। साइंटिफिक के लिए देते थे 150। वो 150% को घटा के 100% करा है। जो अमेंडेड पोर्शन है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, या रेड पेन से ले लेते हैं। ओए, ये क्या हुआ? पहले 150 था बेटा, अब 100 हुआ है। 35 में ही एक सेक्शन होती थी 35(2)AB, इन हाउस रिसर्च करते थे इसमें। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और वो क्या करती थी? इन हाउस। इन हाउस रिसर्च के ऊपर उसके एक्सपेंस होते थे, तो उन एक्सपेंसेस की वो डिडक्शन क्लेम करती थी 150%। मतलब 1 लाख का खर्च हुआ तो इनकम टैक्स में उसको 1.5 लाख के खर्चे अलाउड होते थे। अगर वो 1 लाख के खर्च करते थे तो इनकम टैक्स में बेटा 1.5 लाख की डिडक्शन थी। ये सब घटा के कितने परसेंट कर दिए? 100%। ये काम तो अच्छा कर रही है बीजेपी बेटा इस चीज़ में। ये कांग्रेस की आदत बिगाड़ी हुई थी, खर्चा 1 रुपये का डिडक्शन 1.5 रुपये क्यों मिल रही है भाई? इससे बढ़िया तो स्लैब रेट ही बढ़ा दो या टैक्स रेट ही कम कर दो। ये बेकार की बातें नहीं है। 2-2 लाख रुपए खर्चे हुए, डिडक्शन 150%, 3 लाख, ये क्या मतलब हुआ? ये तो बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, दाढ़ी से बड़ी मूछ। अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऑल्दो पार्डन माई लैंग्वेज, चल क्या रहा था? ये आदत बिगड़ी हुई थी बेटा, बीजेपी सुधार रही है। ये परसेंटेज सारी क्या करके लाए हैं? जिन जिन के 150 थे सबके घटा के नीचे कर दिए बेटा इन्होंने, सबके 100% कर दिए। कि मजाक बना रखा है नालायक। इससे बढ़िया तो टैक्स रेट ही घटा दो ना। और आपको पता हो कॉर्पोरेट के टैक्स रेट भी तो घट रहे हैं, 30 से घट के 25 हो गए, और कुछ केसेस में तो 15 ही रह गए। चलो चौथा, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, पीजीबीपी में चेक कर लेना, ये सब सेक्शंस थी 35CCC, CCD, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 150% था। क्या चेंज आया होगा? 100। बस बोलते रहो, अपने आप समझ में आएगा। एक्सपेंसेस ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सही क्या लिखा है? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, एक्सपेंसेस ऑन स्किल डेवलपमेंट, पहले कितना था? 150, अब 100। कहने का मतलब चैप्टर थोड़ा सिंपल हो गया। पहले याद करना पड़ता था, कई जगह 150 होता था, कई जगह कुछ होता था, कई जगह कुछ चलता था। अब सब में सिमिट्री है, 100% है कि भैया जितने खर्चे करोगे उतने अलाउड होंगे। ठीक है।
Yes. 6, इसमें बहुत बढ़िया अमेंडमेंट आई, सेक्शन 35 AD। ये तो थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा सेक्शन मेरे को, तब अमेंडमेंट समझ में आएगी क्या है। इस सेक्शन 35 AD में 14 बिजनेस दे रखे हैं जो इकोनॉमी के लिए थोड़े एसेंशियल माने जाते हैं। तो इनके रिगार्डिंग ये था, अगर ये 14 बिजनेस आप कर रहे हैं तो या तो आपके रिवेन्यू खर्चे होंगे या आपके क्या होंगे बेटा, Capital. कैपिटल। रिवेन्यू खर्चे सारे अलाउड हैं। कैपिटल खर्चे में अदर देन लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट, इनको छोड़ के बाकी कोई प्लांट एंड मशीनरी है, कोई फर्नीचर है, कोई बिल्डिंग है, किनको छोड़ दिया, 3, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इन 3 खर्चों को छोड़ के बाकी जितने भी कैपिटल खर्चे हैं, किसी ज़माने में ये 150 होता था, ये 100 पहले ही हो चुका है, ये चेंज नहीं है, तो मैं एक ब्रशअप करवा रहा हूं आपको, ठीक है। अरे हाँ करो यार। Yes, sir. तो रिवेन्यू भी 100, कैपिटल भी 100, 3 को छोड़ के लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे, अगर इससे लॉस निकल के आ गया वो किससे सेट ऑफ हो सकता था, कैन बी सेट ऑफ ओनली विद 35 AD इनकम। मान के चलूंगा बेटा, पढ़ रखा है आप लोगों ने ये, ठीक है ना। लॉस फ्रॉम 35 AD बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली विद 35 AD इनकम, एक तो ये था। और दूसरा जो था बेटा, इसमें सबसे भयंकर समस्या आती थी, जिसने 35 AD में डिडक्शन क्लेम कर ली वो AMT के दायरे में आ जाता था। इफ डिडक्शन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 AD, then provision of AMT shall apply। क्या होता है AMT? Alternate minimum tax. उस वाले चैप्टर में देखना, उसमें 3 चीजों के ऊपर AMT लगता था। एक तो चैप्टर 6 से डिडक्शन 80 IA से लेके RRB, दूसरा 10AA, तीसरा याद आ रहा हो 35 AD, Yes, sir. है ना। तो 35 AD में बोल सकता हूँ ना, AMT के दायरे में आती थी। से यस और नो? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. इसमें समस्या ये पड़ती थी, एक एसएससी का 35 AD वाला बिजनेस है, मेरा 35 AD का बिजनेस है, पर मैं 35 AD की डिडक्शन क्लेम ही नहीं करना चाह रहा, मैं तो नॉर्मल पीजीबीपी में चलना चाहता हूँ। नॉर्मल पीजीबीपी क्या बोलता है, रिवेन्यू खर्चे सारे लो और कैपिटल के ऊपर डेप्रिसिएशन लो। मेरा एक बिजनेस है बेटा, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर का, वो इन 14 बिजनेस के अंदर है। मैंने बिल्कुल ये इसी साल बिजनेस शुरू कराया अपना, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर का, इस 14 बिजनेस के अंदर है। तो इसमें मेरे रिवेन्यू खर्चे भी हुए होंगे बेटा, और मेरे कैपिटल एक्सपेंस भी होंगे। कैपिटल एक्सपेंस में मान लेता हूं प्लांट एंड मशीनरी, मेजर तो ये होते हैं ना, फर्नीचर, बिल्डिंग। रिवेन्यू तो मेरे वैसे भी 100 अलाउड होते हैं, मैं ये सेक्शन में ना भी आऊं, रिवेन्यू का मतलब रेंट है, सैलरी है, रॉ मटेरियल है, वो तो वैसे भी 100% अलाउड है मेरे जी। इस सेक्शन में आने का बेनिफिट क्या होता था, ये भी 100% मिल जाते थे। और अगर नॉर्मल में चलूंगा तो इनके ऊपर क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन। बेटा हाँ कर दो बच्चे, पीजीबीपी थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा यार जी सर, याद है। कि 35 AD में मैं ना जाके अगर मैं नॉर्मल में जाता तो मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करता। जी सर। अब मैं एसएससी हूँ, आप एसएससी, आपके ऊपर पड़ेगी जब समझ में आएगा। आपका फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, आपको ये पता है पहले साल तो इनकम वैसे ही कम होती है, मैं क्यों 35 AD ले रहा हूँ, क्यों ना मैं डेप्रिसिएशन ही क्लेम कर लूँ, Yes, sir. वैसे ही मेरी इनकम कम है।
वैसे ही मेरी इनकम कम है, क्योंकि दिक्कत ये 35 एडी क्लेम कर ली और अगर गलती से लॉस भी आ गया तो आप और किसी इनकम से सेट ऑफ ही नहीं कर सकते, जबकि नॉर्मल बिजनेस लॉस तो किसी से भी सेट ऑफ हो जाता है सैलरी को छोड़ के। हाँ करो, यस सर। नॉर्मल तो किसी से भी सेट ऑफ हो जाता है ना सैलरी को छोड़ के। और दूसरा, नॉर्मल एएमटी के दायरे में आता नहीं, ये एएमटी के दायरे में आता है। अब समस्या ये पड़ रही थी, ये सेक्शन लेना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है ये 35 एडी। एओ कहता था आपके 14 बिजनेस हैं, आपको 35 एडी लेनी ही पड़ेगी। एसएससी कह रहा भाई मैं क्यों लूं, ठीक है मेरे 14 बिजनेस हैं और 35 एडी बेनिफिट दे रही है। उस सेक्शन में ये तो कहीं नहीं लिखा एसएससी शैल ऑप्ट द बेनिफिट ऑफ 35 एडी। एओ कह रहा है ना ना ना, जब स्पेसिफिक सेक्शन बनी है तो आपको 14 बिजनेस के रिगार्डिंग 35 एडी में ही आना पड़ेगा। एसएससी कहता था जी मैं तो नहीं आना चाह रहा, मैं तो नॉर्मल में जाना चाह रहा हूं। एसएससी नॉर्मल में क्यों जाना चाह रहा होगा, उसको पता है उसकी वैसी ही इनकम कम है यार। 100% खर्चा नहीं क्लेम करना चाह रहा वो कैपिटल पे, वो डेप्रिसिएशन पे लेना चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर लॉस निकल के आ गया तो मरा मैं, केवल 35 एडी की इनकम से सेट ऑफ होगा। और दूसरा समस्या, ज्यादा बड़ा बवाल एएमटी है। 2020 फाइनेंस एक्ट 2020 से अमेंडमेंट आई है, 35 एडी इज ऑप्शनल। कितनी छोटी सी अमेंडमेंट है, बस एक वर्ड आया है 35 एडी इज ऑप्शनल, पर उसके पीछे की कहानी देख सकते हो, कितनी बिग रिलैक्सेशन है। क्या कहते हो, समझ आई या नहीं आई 35 एडी? सर आ गई। अब बेटा ध्यान से सुनो, सर ये ऑप्शन लेनी कब है? मैंने इस साल ऑप्शन ले ली, अगले साल मजा नहीं आ रहा, नहीं 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 मैं नहीं ले रहा ऑप्शन, मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियस हो गए। अगले साल मैं नॉर्मल में आ गया, उससे अगले साल मैं फिर कह रहा हूं नहीं नहीं चलो मुझे ऑप्शन दे दो। ये क्या मतलब है? लॉ सेज एक बार अगर ऑप्शन ले ली लाइफ टाइम के लिए बाउंड हो जाओगे। एक बार अगर ऑप्शन ले ली लाइफ टाइम के लिए, फिर आपको 35 एडी में ही चलना पड़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे, सर क्या मुझे 2020 में ही बताना पड़ेगा कि मैं ऑप्शन ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं? मतलब 2020-21 में मैं नॉर्मल में रहना चाहता हूं, मैंने कुछ बोला ही नहीं, नॉर्मल में हूं। 21-22 में मैं नॉर्मल में हूं, और 22-23 में मान लो मैंने बेटा क्या ले लिया, 35 एडी वाले बेनिफिट ले लिए। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यस सर। आंसर इज कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको 20-21 में ही करना पड़ेगा 35 एडी। नो, इधर नॉर्मल इधर नॉर्मल इधर ले लिया, पर अगर इधर ले लिया तो अब आगे लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, ये बाउंड हो जाएगा। अब बाउंड हो जाएगा कि अब 35 एडी में ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल आराम से चलना, और जरा से भी दिक्कत लगे मुझे रोकना कि सर ये ऑप्शन तो है, अगर क्या हो मैंने करंट ईयर में ऑप्शन नहीं ली तो आगे मैं कभी ले ही नहीं सकता क्या? कभी भी ले लो, पर एक बार अगर आपने ले ली फिर आप लाइफ टाइम के लिए बाउंड हो गए। मैंने 20-21 में नॉर्मल स्कीम में चला, मैं 21-22 में नॉर्मल स्कीम में चला, 22-23 में मैंने 100 करोड़ की कोई फैक्ट्री खरीद ली, मुझे लगा 100 करोड़ के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, 100% ही ना क्लेम कर लूं मैं, और मैं 35 एडी में आ गया, मैंने 100% क्लेम कर लिया। लॉ से जब तो आप आ गए, और अब आप आ गए तो अब लाइफ टाइम के लिए आप किस में रहोगे? 35 एडी में रहोगे। 35 एडी बेटा मेरी तरफ से कंप्लीटली वाइंड अप, आपकी तरफ से कोई भी इफ्स एंड बट्स? चलूं आगे? यस सर। ये कौन से पॉइंट नंबर था? 6 था ये। पीजीबीपी की लास्ट अमेंडमेंट है बेटा, पॉइंट नंबर 7, टैक्स ऑडिट 44 AB। इसकी भी आने की पॉसिबिलिटी है इस बार। टैक्स ऑडिट कब कब कंपलसरी होता है? टैक्स ऑडिट बिजनेस के केस में अलग करते हैं हम, प्रोफेशन के केस में अलग। इस पे इंपॉर्टेंट लगाता हूं, पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार ना आ जाए। प्रोफेशन के केस में जब उसकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा होती है तो उसका ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। कौन ऑडिट करेगा? सीए। सीए इन प्रैक्टिस बेटा।
ठीक है। Yes, sir. बिजनेस के केस में टर्नओवर वर्ड बोला जाता है। अगर टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा है, एक्सीड्स का साइन है ना बेटा ये, ओनली देन ऑडिट इज Compulsory. मैंडेटरी, कंपल्सरी। फाइनेंस एक्ट 2020 ने इस 1 करोड़ को बढ़ा के 1.5. 5 करोड़ करा है। 1.5 5 करोड़। फाइनेंस एक्ट 20 ने इस 1 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के 5 करोड़ करा है, बट एक कंडीशन लगाई है, यानी कि 1 करोड़ परमानेंट डिलीट नहीं हुआ है। एक कंडीशन है, वो भी लिखवाऊंगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो 5 करोड़ है, और अगर नहीं हो पाई तो 1 करोड़। 1 करोड़ है। मतलब 1 करोड़ डिलीट नहीं हुआ है, 1 करोड़ भी है और 5 करोड़ भी है। अभी ये कंडीशन लिखवाऊंगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो 5 करोड़ है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाई तो बेटा 1 करोड़। 1 करोड़ है। क्या प्रोफेशन के केस में भी 50 लाख से बढ़ के 5 करोड़ हुआ है? No, sir. वहां पर छेड़खानी नहीं हुई है। ये छेड़खानी कहां पर हुई है बेटा? बिजनेस के केस में। बिजनेस के केस में टर्नओवर आपके बच्चे 1 करोड़ से बढ़ा के स्पेसिफिक केस में 5 करोड़ करी है, सब्जेक्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंडीशन। 5 करोड़ कब हुई है? जब वो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। क्या कंडीशन है? पूरे साल में उसको कितनी रिसीट्स हुई हैं, पूरे साल में उसने कितनी पेमेंट करी है। पूरे साल की जो रिसीट्स है ना, उसमें कैश रिसीट मैक्सिमम 5% तक होनी चाहिए, और पूरे साल की जो पेमेंट है उसमें कैश पेमेंट 5%. अप टू 5% मैक्सिमम है ये, और दोनों के बीच में एंड है। जितनी भी पूरे साल में इसको रिसीट हुई है उसमें कैश पोर्शन 5% तक होना चाहिए बस। जितनी भी पूरे साल में इसको रिसीट हुई है, कैश पोर्शन कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 5 तक। उल्टा बोल दो, अदर देन कैश 95 या उससे ज्यादा होना चाहिए। यस सर, मिनिमम 95। अदर देन कैश का मतलब क्या होना चाहिए? डिजिटल पेमेंट की बात कर रहा होगा, यस सर। Yes, sir. तो वो 95 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो लो चाहता है डिजिटल इकोनॉमी की तरह मूव करो, बंद करो इस बकवास को। क्या होना चाहिए बेटा आपका साहब? अदर देन कैश, अदर देन कैश कितना होना चाहिए आपका? मिनिमम 95। मिनिमम 95, या ऐसे बोल दो सीधा, एक चीज पकड़ लो, कैश एलिमेंट मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 5%. 5% तक होना चाहिए, और दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए, कैश वाले भी पेमेंट वाले भी। तो 1 करोड़ से बढ़ के 5 करोड़ है। 5 कैश करोड़। वाला 5% है, 5 करोड़। कैश वाला तो 5% है, रिसीट वाला, पेमेंट वाला 6 हो गया। तो 1 कंडीशन करोड़। सेटिस्फाइड नहीं है, फिर 1 करोड़ की लिमिट कंसीडर होगी। 1 करोड़ से ऊपर जाते ही ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। ओके सर। पक्का? Okay, sir. देखें, मेरे बारे में बताना। दीपक जैन क्लासेस। पहले तो ये बताओ, ये बिजनेस है प्रोफेशन है? प्रोफेशन। अरे नालायक, बिजनेस में आता है कोचिंग। सर प्रैक्टिस की बात कर रहा था। प्रैक्टिस वाला मैं प्रैक्टिस लिखी है, मैंने क्लास लिखी है दुष्ट। सीए इन प्रैक्टिस जो है वो तो प्रोफेशन है, और ये आपका बेटा बिजनेस है। फिलहाल मैं बिजनेस के ऊपर फोकस ले रहा हूँ, जिसमें लिमिट चेंज हुई है ना। प्रैक्टिस। चलो, दीपक जैन क्लासेस प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर 2021। 2021 में मेरे साथ क्या क्या दुर्घटनाएं हुई, मेरे को क्या कहां कहां से पैसा आया, रिसीट्स, ठीक है ना। कैश, अदर देन कैश, चलो बोलो। दीपक जैन क्लासेस को सबसे पहले तो कहां से आया होगा? फी कलेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट। अरे मेरा इनफ्लो देख रहे हो ना यार, मुझे कहां कहां से रिसीट हुई होंगी। पूरे साल में मुझे स्टूडेंट से फीस आई होगी यस सर। सर। कितनी है? 80,000 तो कैश आई है। अदर देन कैश मेरे पास 70 लाख रुपए आई है।
पेटीएम, ऑनलाइन ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ मिला के कितनी है बेटा ये? 70 लाख टोटल। टोटल 70,80,000। फिर इसके बाद और कहाँ कहाँ से कैश आया होगा? सर पुराना फर्नीचर था, बेच दिया। पुरानी प्लांट एंड मशीनरी थी, बेच दी। 1,20,000 कैश में आया, 40,000 अदर देन कैश आया। बहुत सारा फर्नीचर था, बेचना पड़ गया कोरोना के चक्कर में। इंस्टीट्यूट बंद, समझने के लिए। अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ नालायक हो। ओके एक्चुअली में बंद पड़ा इंस्टीट्यूट भी। 40,000 है, 40 लाख। 40 लाख है यार, कितनी सारी जीरो हैं। कितना सुंदर लिख रहा हूँ बेटा, कितनी बढ़िया राइटिंग है। नालायक बेइज्जती कर रहा है। चलो, इनकम टैक्स का रिफंड मिला। ये हमेशा अदर दिन कैश होता है, कहीं यहाँ पर भी दोनों जगह लिख दो। डिपार्टमेंट कैश में नहीं देता कि मोदी गवर्नमेंट है लो कैश। अकाउंट में आता है ना रिफंड तो सीधा। सर हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम केवल लिखने पे ध्यान देंगे। और क्या क्या रिसीट हो सकती है भाई मेरी? बस या तो फर्नीचर बिक रहा होगा, या स्टूडेंट से फीस आएगी, इनकम टैक्स रिफंड हो गया, कुछ और हो तो बता दो, वो भी लिख दूं। बुक सर, बुक। बुक से बेटा हो गया, चलो बुक भी ले ले यार। सेल ऑफ बुक ले ले, या कॉपीराइट से आती है मेरे को, रॉयल्टी फ्रॉम कॉपीराइट। कैश में बुक बिकी सर 20,000 की, और बाकी कैश वैश और रॉयल्टी वॉल्टी मिला के 5 लाख। 5,20,000। बस इतने में समझ में आ जाएगा। जरा साल का टोटल बताओ। साल का टोटल करो इसको। 70, 40, 110 और 3, 114 और 5, 119, 119, 120, 121, 121, 20। चेक करना एक बार। 1,21,20,000। अरे चेक करो ना लायको, कैलकुलेटर अलाउड है। और इसमें कैश वाला पोर्शन देखो, कैश वाला 80 और 20, 2,20,000। सर 120 आएगा। 120 आ रहा है? हाँ। पक्का? हाँ। तो अब जरा परसेंटेज ऑफ कैश बताना कितना है टोटल में। परसेंटेज ऑफ कैश, मेरे पास टोटल रिसीट्स कितने की हुई हैं? 1,20,20,000 की। उसमें से कैश कितना आया है? 2,20,000। चेक करो, 5% से कम है या ज्यादा है? यस। बता दे भाई। कम है सर। अरे परसेंट तो बता दे। कम तो मुझे भी पता है कम है। 1.8 सर। कम तो मुझे भी पता है कम आ रहा है, मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा बनाया। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। यस सर। और मैं समझाना ये चाहता हूँ, रिसीट में सारी रिसीट देखनी है, पूरे साल की जितनी भी रिसीट हुई हैं। खाली जिस चीज़ का बिजनेस है वही मत देख लेना कि मेरा पढ़ाने का काम है, केवल पढ़ाने से देखना हो ना। पूरे साल में जहाँ जहाँ से भी आई हो। सर नहीं आ रहा समझ में, हाँ या ना करो भाई। आ गया सर। अरे एक ही कोई समझ में आ रहा है क्या? बाकी हड़ताल पे हैं क्या हैं? अरे बेटा बोलो। नहीं, साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। यस सर, समझ आ गया। यस सर। नहीं तो बेटा मुझे तो मजबूरन आगे चलना पड़ेगा ना। लो भी कहता है साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। हाँ सर, समझ गए। सारा समझ आ रहा। तो पेमेंट का भी बनाऊं या पेमेंट वाला समझ में अपने आप ही आ गया? सर आ गया। पेमेंट का भी ऐसे ही बनेगा ना, इसकी जगह पेमेंट उल्टा कर दूंगा बस। पेमेंट में भी टोटल पेमेंट का 5% देखना है। हाँ जी। बनाऊं? नो सर। नो सर, बना लीजिए तो सर। बस अच्छा बना दीजिए। लिखो लिखो लिखो, अरे लिखो। ये एग्जांपल है दीपक जैन क्लासेस वाला ही। ऊपर रिसीट की डिटेल थी, नीचे पेमेंट की आओ। ठीक है। पेमेंट, पेमेंट में कैश, एक ही एग्जांपल है। अदर देन कैश, टोटल। अब मेरी पेमेंट क्या क्या होती थी ये मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो मेरा रेंट होता था, चेक के थ्रू जाता था मेरा। 1,25,000 इंटू 12 कितना होता है? कुछ भी ले लो, 50 लाख ले लो। 15 लाख।
50 लिखा है, नालायक, खर्चे ज़्यादा क्लेम करता था मैं, चुप रहो। फिर मैंने सैलरी कुछ स्टाफ तो मेरा कैश में लेता था, 1.5 लाख की कैश में दे देता था मैं, 20 लाख की चेक वैक के थ्रू, 21-50। फिर मेरा खर्चा होता था एक्सपेंसेस ऑन स्टेशनरी, हेडिंग में डालता हूँ मैं सारा, ये जो भी मैं बुक्स खरीद रहा हूँ, छपवा रहा हूँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हेडिंग में डालता हूँ बेटा मैं ये। तो कुछ तो मैं दे देता था कैश में, कुछ मैं देता था चेक के थ्रू। 2 लाख है सर ये? 2 लाख। और भी देश जान के खर्चे, एडवर्टीजमेंट मान लो 50,000 कैश में दे दिए। प्रैक्टिकली कभी करी नहीं एडवर्टीजमेंट, 1 रुपया खर्च नहीं करा मैंने कभी। खर्च वाली एडवर्टीजमेंट नहीं करी, फ्री वाली कितनी मर्जी कर दो फेसबुक पे। और मेरा P&L देखना, एडवर्टीजमेंट के बहुत सारे खर्चे मिलेंगे, इतने की पंफलेट छपवा दी, इतने का ये कर दिया, इतने का वो कर दिया। सर रिकॉर्ड हो रही है क्लास। चलो और कौन क्या हो सकता है यार पेमेंट में, बस हो गया पेमेंट। इंटरेस्ट पे कर दिया बैंक को, जो भी होते हैं मतलब देश जान के खर्चे हैं। मिसलिनियस में डाल दूं अदर पेमेंट, है ना। अदर पेमेंट ये 1 लाख की, ये 50 लाख की, ये 51 लाख। मतलब समझाने के लिए बना रहा हूँ बेटा मैं। अब पेमेंट का टोटल करो, कैश वाले का और टोटल का पेमेंट करो। कैश वाला मैं करता हूँ 2, 1.5, 3.5, 4, 5 लाख। इसका टोटल करो 1,65,00,000। 1 करोड़ राउंड फिगर आ रही है। यस सर। तो परसेंटेज ऑफ कैश कितनी आ रही है इसमें? कैश का कितना टोटल है सर? 5 लाख। 3%। 3 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 3.03। चेक करो क्या कैश का कंपोनेंट 5 से कम है रिसीट वाले में? यस सर। हाँ, क्या पेमेंट वाले में भी 5 से कम है? यस सर। Yes, तो sir. दोनों कंडीशन Yes, सेटिस्फाइड हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी दीपक जैन क्लासेस ने। तो दीपक जैन Yes, क्लासेस sir. के 1 करोड़ कंसीडर होंगे या 5 करोड़? 5 करोड़ पे ऑडिट। 5 करोड़ तक मुझे ऑडिट नहीं करवाना, और अगर मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होगी तो मेरा ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। Okay, sir. ठीक है। यस सर। Sure. Yes, sir. इसी में एक चीज और है, लगे हाथ वो भी समझा दूं। ये ऑडिट रिपोर्ट कब तक जाएगी? 30। ये ऑडिट रिपोर्ट जाएगी 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये चेंज हुआ है इस साल से, क्यों है वो भी लगे हाथ यहीं समझा दूं मैं। एंड व्हाट इज ड्यू डेट बेटा? ऑडिट के केस में ड्यू डेट क्या होती है? 30 सितंबर। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑडिट के केस में इस साल से चेंज हो गई, 31 अक्टूबर। प्रीवियस ईयर 20-21 है सिलेबस में, असेसमेंट ईयर 21-22 है। तो ड्यू डेट क्या पड़ेगी? 31 दिसंबर 2022। चेंज हुई है, पहले 30 सितंबर थी। ओके सर। याद रहेगा। यस। कंपनी के भी तो ऑडिट कंपलसरी होते हैं यस सर। कंपनीज एक्ट में। तो इन सब की ड्यू डेट जो हो गई 31 अक्टूबर हो गई। तो ये बताओ ऑडिट रिपोर्ट कब तक चली जाएगी? September. 30 September. 2000 क्या बनेगा? 21 बनेगा ना, 21 बनेगा, 21 सॉरी लिख देना। कहाँ पे सर? पहले दोनों चीजें सेम थी बेटा, ऑडिट रिपोर्ट भी 30 सितंबर तक जाती थी और ड्यू डेट भी 30 सितंबर थी। अब मैं बोल सकता हूँ दोनों डेट को सेग्रीगेट कर दिया। यस सर। अब ऑडिट रिपोर्ट पहले चली जाएगी, रिटर्न उसके बाद जाएगी। पहले तो हम दोनों इकट्ठी देते थे, ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न। Yes. ऑनलाइन फिजिकल समझ लो कि ऑल दो थी नहीं फिजिकल, एओ के सामने जाके बोलते थे ये ले पकड़ भाई, ये ऑडिट रिपोर्ट है और ये रिटर्न है। होता नहीं था, ऑनलाइन जाती थी ब्रेक समझने के लिए। पर आज के टाइम ऐसा नहीं होगा। आज के टाइम पहले रिटर्न चली जाएगी, पहले ऑडिट रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद क्या जाएगी बेटा? अब रिटर्न जाएगी। सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग बेटा, इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस हो चुका होगा आपको, माइट भी। क्या लॉजिक है इस अमेंडमेंट का?
क्या चल रहा होगा निर्मला सीतारमन जी के दिमाग में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के दिमाग में, कि पहले इनसे ऑडिट रिपोर्ट ले लो और उसके बाद इनसे रिटर्न फाइल कराओ। सर लोड की वजह से टैक्स चोरी पकड़ना है सर। वर्कलोड। बेटा मैं बोल सकता हूँ असेसिंग ऑफिसर के पास 1 महीना मिल गया, तसल्ली से पढ़ ले ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखा है। Yes, sir. पहले तो रिपोर्ट और रिटर्न दोनों इकट्ठी होती थी, वो रिपोर्ट देखता ही नहीं था, वो रिटर्न के पीछे पड़ा रहता था, वो रिपोर्ट यूजलेस ही हो जाती थी। अब उसके एंगल से सोचो ना, अब उसके पास तो 1 महीना पूरा है, रिटर्न तो आएगी नहीं, यस सर। रिटर्न तो आनी नहीं अभी तो खाली क्या है उसके पास ही आया है। 1 महीने का टाइम मिल गया, करता रहा R&D, उसके बाद रिटर्न आएगी। इधर एसएससी के एंगल से बोल दो, उसको भी रिलीफ मिल गई कि पहले तू अपना ऑडिट पे ध्यान दे, ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर, उसके बाद अपना रिटर्न फाइल करता रहियो। हाँ करो। यस सर। हाँ, पर प्रैक्टिकली मुझे लगता है फ्यूचर में फिर ये डेट चेंज होंगी बेटा, और चेंज होने का लॉजिक ये है, दिवाली पड़ती है बेटा अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ये सारे सीए कूद पड़ेंगे, ये साल का एक ही त्योहार है और वो डेड लॉक फंसेगा, क्योंकि ड्यू डेट पे सारी रात बेटा ऑफिस में ही लगती है। सर एक्सटेंशन होगा बेटा, एक्सटेंशन तो नहीं जाएगा, ये पहले आएगा। ये जब हम स्टूडेंट होते थे ना, उस जमाने में भी 31 अक्टूबर होती थी, पहले ड्यू डेट 31 अक्टूबर ही होती थी। ये सीए पीछे पड़ गए थे, ये एक्सटेंड कर दो, दिवाली अड़ती है ये वो, और नलायकों ने घटा दी थी, 30 सितंबर कर दी थी, अच्छा। फिर दोबारा बढ़ा के उन्होंने 31 अक्टूबर कर दी, फिर वो अड़ेंगे। हाँ ये बढ़ सकती नहीं, क्योंकि नवंबर कर दी, नवंबर ट्रांसफर प्राइसिंग की ड्यू डेट होती है। हाँ हाँ। तो फिलहाल यही है, वो तो मैं आगे तक का बता रहा हूँ कि क्या होगा। अभी यही है कि अब इसको सेग्रीगेट कर दिया, ऑडिट रिपोर्ट की डेट को और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न को। कंप्लीट हो गया बेटा अपना पीजीबीपी तक की अमेंडमेंट। तो फिलहाल हमने 3 चैप्टर ले लिए बेटा, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, सैलरी हो गया, और इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी हो गया।